धड़कन धड़कन धड़के धड़कन धड़कन धड़के धड़के हमने धड़कन धड़कन करके दिल तेरे दिल से जोड़ लिया। आंखों ने आंखें पढ़ पढ़ के तुझे विरद बना के याद किया। तुझे प्यार किया तो तू ही बता हमने क्या कोई जुर्म किया, और जुर्म किया है तो भी बता इस जुर्म की क्या है सजा। वहाँ से भागने की कोशिश करने लगी। तुम्हें हमसे बढ़कर दुनिया, दुनिया तुम्हें हमसे बढ़कर, तुम्हें हमसे बढ़कर दुनिया, दुनिया तुम्हें हमसे बढ़कर, हमको तुमसे बढ़कर कोई जान से प्यारा ना होगा। तू बोल कफारा कफारा बोल कफारा कफारा बोल यारा। वो मुसलसल भाग रही थी। वो अचानक बुरी तरह से गिरी थी। उसके गिरते ही इन लोगों ने आकर इसे पकड़ लिया, लेकिन इससे पहले कि वे इसके साथ कभी कुछ भी बुरा करने के बारे में सोचते, एक ज़ोरदार मुक्का सामने लड़के के मुंह पर लगा था। वो लड़का ज़मीन पर जा गिरा था। कोई लावारिस समझ रखी है तुम लोगों ने क्या? वो ज़मीन पर खड़े लड़के को मुसलसल टांगे मारते हुए कहने लगा, मुग्जम भाई और मारो इसको, देखो इसने मुझे मारा, मेरे बाल इतनी ज़ोर से खींचे और मुझे और भी मारने वाला था। बाकी लड़के जो अचानक अपने सामने किसी आदमी को देखकर वहाँ से भागने की तैयारी करने लगे थे। एक आदमी मुग्जम के हाथ लग गया था और इसे पीटने लगा, और अनाया जोश में इसे और मारने का कहने लगी। अनाया फ़िक्र मत करो, इसे तो मैं जेल में छोड़ूंगा, ऐसे लोगों की हमारे माशरे में कोई जगह नहीं है। बिल्कुल भाई, हम इसको जेल में लेकर जाएंगे। वो अपना जूता उतार कर इस लड़के की पिटाई करने लगी थी, जबकि मुग्जम ने भी इसका शौक़ पूरा कर देने की खातिर इसके दोनों बाजुओं को अपनी मजबूत गिरफ्त में पकड़ रखा था। मुंह पर मारो गुड़िया, ताकि इस लांती को कुछ अकल आए, बल्कि सर पर भी, इसको तो मैं पूछ लूँगी। वो एक ज़ोरदार टांग इसके घुटनों पर मारते हुए बोली थी, खोते आदमी, तेरे घर में माँ बहन नहीं है? कमीने, आज मैं तुझे तेरी अम्मी याद करा दूँगी, जगह पूरा ख़ानदान याद आ जाएगा तुझे। वो इसे जूते से इधर उधर मार रही थी। मुग्जम इसकी हरकतों पर मुस्कुराया जा रहा था, जब अचानक ही वो आदमी इसकी पकड़ से निकलकर भाग गया। अरे ये जलील कमीना भाग गया, आपके हाथ टूटे हुए हैं क्या? वो मुग्जम को गुस्से से रोकते हुए कहने लगी थी। दफ़ा करो, जाने दो इसे, हम घर चलते हैं, बारिश हो रही है, फेंको इसे। इसने अनाया के हाथ में मौजूद छोटा सा डंडा इसके हाथ से लेकर फेंका था। बरसती बारिश में वो इसके हाथ साफ करने लगा था। इसका कंधे पर लगी थी, शायद गिरने की वजह से। वो इसका हाथ थामे इसे अपनी गाड़ी की तरफ लाया था, जहाँ इसकी गाड़ी की दोनों लाइट ऑन थी, लेकिन वो इतनी ज़्यादा टेंशन में थी कि उसे कुछ भी याद नहीं रहा। और फिर थोड़ी देर के बाद खाना खाकर वो भी घर की तरफ निकल चुका था। याद नहीं रहा। हाँ, शनावर काफ़ी देर इन लोगों का इंतज़ार करता रहा, लेकिन इन लोगों की वापसी ना हुई तो उसने अनाया को फ़ोन करने के बजाय अनाइश को फ़ोन कर दिया। इसे जानना तो था ही आखिर इसकी बीवी है कहाँ। वो इससे हज़ार नाराज़ थी, लेकिन वो लापरवाह तो हरगिज़ नहीं था। और अनाइश ने फ़ोन पर कह दिया था। ये सुनकर उसे थोड़ा अजीब लगा कि अनाया इस तरह से ज़रावर से मिले बिना कैसे जा सकती है। और फिर जर्शे ने इतना अच्छा इंतज़ाम कर दिया था। इसे जर्शे की मेहनत ख़राब होने का दुख तो था, लेकिन उसने इन दोनों की तरफ से माजरत कर ली थी। और थोड़ी देर के बाद खाना खाकर वो भी घर की तरफ निकल चुका था। और अपनी गुड लिस्ट में मौजूद हर इंसान का ख्याल रखना तो शनावर अपना फ़र्ज समझता था। वो मुकरेश के साथ जा चुकी थी, और जब उसे शनावर का फ़ोन आया, पहले तो वो घबरा गई। यकीनन वो अपनी बीवी के बारे में ज़रूर पूछेगा, तो वो इसे क्या जवाब देगी। वैसे तो इन लोगों की प्लानिंग ने ठीक से काम किया था, लेकिन शनावर का इससे फ़ोन आना ये इसके लिए काफ़ी परेशान कुन बात थी। उसने शनावर से कहा था कि अनाया और वो वापस घर आ चुके हैं और जर्शी की तरफ वापस लिए नहीं आ सके, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा देर हो गई थी। इसलिए कहीं भी और जाने के बजाय वो लोग सीधा हवेली गए। लेकिन दादा के बागी पोते और उसके शोहर में बहुत फ़र्क था। मुग्जम भाई यहाँ रोके, मुझे आइसक्रीम खानी है। वो बाज़ार के बीच से निकल रहे थे जब अचानक अनाया ने फरमाइश कर दी। अनाया, बारिश में भीगने की वजह से तो तुम पहले ही कब से छींक रही हो, तुम्हें सर्दी हो रही है, और अब ये देखो बेटा, तो ये ठीक हो जाए फिर मैं तुम्हें खुद ले आऊँगा। फ़िलहाल हम घर चलते हैं, काफ़ी देर हो रही है। मुग्जम ने समझाते हुए कहा। क्या मतलब है आपका? आप मुझे एक आइसक्रीम नहीं खिला सकते? इतने कंजूस हैं आप? मुझे यकीन नहीं आ रहा मैं इतने कंजूस इंसान की बहन हूँ। अगर आपकी जगह मुकरेश भाई या ज़रावर भाई होते, वो मुझे 2 आइसक्रीम लेकर देते, यहाँ तक कि एक तो अब्दुल्ला भाई भी ले देते, लेकिन आप इतना कंजूस तो मेरा शोहर भी नहीं है। वो दहाई देने लगी थी। जब उसके इस अंदाज़ पर वो परेशान हो गया था। अनाया, मैं सिर्फ इसलिए मना कर रहा हूँ कि तुम्हें सर्दी हो रही है, तुम्हारी तबीयत पहले ही इतनी ज़्यादा ख़राब है, मज़ीद ख़राब हो जाएगी। तबीयत किसकी है, आपकी या मेरी? वो इसकी बात काटते हुए बोली। तो मुग्जम सीधा होकर बैठ गया। तबीयत तो तुम्हारी ही है, ख़राब मेरी चीज़ है ना, आपको इससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। आप आइसक्रीम लेकर दे रहे हैं या नहीं? मेरे पास अपने पैसे भी हैं। उसने अपना बैग दिखाया। फ़ाइन, लेकर आता हूँ, तुम यहाँ बैठो आराम से। वो मुश्किल से ही सही मगर मान गया था।
इसके चेहरे पर ज़िंदगी से भरपूर मुस्कुराहट थी। वो खुद को बहुत रिलैक्स महसूस कर रही थी। अगर आज वो ना आता तो वो गुंडे इसके साथ क्या सलूक करते, वो सोच भी नहीं सकती थी। बेशक भाई अपनी बहनों की इज्जत के मुहाफिज होते हैं, इसमें कोई शक नहीं था। वो इसकी सारी अच्छाइयाँ भुला चुकी थी। इसके दिल और दिमाग पे इसी रात का मुग्ज़म का अंदाज़ छप गया था और इसे इसको मनाने के लिए मुग्ज़म से बात करनी थी। मुग्ज़म की बात को समझना था। मुश्किल से ही सही, लेकिन इसने अपने दिल में मुग्ज़म के लिए गुंजाइश निकाली थी। इसे थप्पड़ मारने के बाद उसके जहन में यही सोच रही थी कि इसे एक बार मुग्ज़म से खुलकर बात कर लेनी चाहिए। जंगल से वापसी की राह लेते हुए इसने यही सोचा था कि वह मुग्ज़म के साथ वापस घर जाएगी, इससे बात करेगी, इसे बात करने का ना सिर्फ मौका देगी बल्कि इसकी बात को समझेगी भी। ज़रावर को घर वापस लाने का एक यही रास्ता था। मुग्ज़म इसे डर से निकालने की एक नन्ही सी कोशिश करना चाहता था, जिसमें वो कामयाब होता कि ना होता उसका फ़ैसला अनाया ने करना था। अगर अल्लाह ने ही इसे अनाया के लिए फ़रिश्ता बनाकर भेज दिया था तो फिर अनाया भी तो अपना दिल थोड़ा सा बड़ा करके इसे माफ़ कर सकती थी, और वो इस कोशिश में कामयाब भी हो चुकी थी। इस वक्त गाड़ी में आराम से बैठी वह इसके पैसों से आइसक्रीम खाते पुरानी हर बात भूल चुकी थी। वो जानती थी कि इसे इस काम में वक्त लगेगा, लेकिन वो नाकामयाब हरगिज़ नहीं होगी। ट्रैकर से पता चल गया है कि वो फ़ोन इस वक्त कहाँ मौजूद है, लेकिन हमें आपके घर के अंदर आना होगा। मुकरिश से मिलने के लिए कोई आदमी आया हुआ था। मुकरिश खुद तो घर पर नहीं था, लेकिन अब्दुल्ला की मौजूदगी में वो इसे ही पूरी बात बताने लगा। ऑफिसर, हमें कोई एतराज़ नहीं है, आप घर के अंदर आ जाएं। अगर हमें भाई के फ़ोन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है तो हमें कोई एतराज़ नहीं। वो अपने साथ इसे अंदर ले जाते हुए कहने लगा। ऑफिसर के हाथ में कोई मशीन थी जिससे वो मोबाइल का एरिया चेक कर रहा था, और इसका दावा था कि वो इसे फ़ोन तक पहुँचा देगा। सारा दिन सब लोग अपने अपने कमरे में बंद रहते थे। ना तो कोई बाहर निकलता था और ना ही वो किसी से कोई बातचीत करता था। इसके लिए दादा जान की परेशानी देखना बेहद मुश्किल था। भाई घर वापस आ जाएंगे बस, इसीलिए वो भी लोगों का साथ देने लगा। इसे इनका आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आया था। इसका यही कहना था कि इस सब से अनाया को तकलीफ़ होगी। मुकरिश से मिलने के लिए किसी कंपनी से ट्रैकर की मदद से मोबाइल का पता लगाने वाले लोग आ गए थे। वो इन्हें अपने साथ लेकर घर की तलाशी में लग गया। मुकरिश ने चैनल वालों से भी इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश की थी। पहले तो उन्होंने इनकार कर दिया कि हम किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन इस तरह से आपको नहीं दे सकते। इन लोगों का कहना था कि वो 2 दिन के अंदर डाटा निकाल कर इन लोगों तक पहुंचा देंगे, जिसमें वो सारी इन्फॉर्मेशन भी होगी जो कि इससे जुड़ी हुई है। इन लोगों का कहना था कि वो 2 दिन के अंदर डाटा निकाल कर इन लोगों तक पहुँचा देंगे, जिसमें वो सारी इन्फॉर्मेशन भी होगी जो कि इससे जुड़ी हुई है, क्योंकि इनके नंबर पर आए दिन लाखों मैसेजेस आते रहते हैं। जब अनाया सर्दी से बेहाल होती छींकती हुई दादा जान को सलाम करने लगी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, ये क्या हुआ है तुम्हें? तो मैं सर्दी हो गई। पहले तो वो इसे मुग्ज़म के साथ देखकर हैरान हुए, फिर इसकी हालत देखकर वो परेशानी से कहने लगे, दादा जान मैंने इनको कहा था कि मुझे आइसक्रीम ना खिलाई, मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी, फिर भी इन्होंने रास्ते में ज़बरदस्ती मुझे आइसक्रीम खिलाई। वो कुर्सी घसीटते हुए बैठकर कहने लगी, जबकि मुग्ज़म का पूरा मुँह खुल गया। ए लड़की, झूठ क्यों बोल रही हो? मैंने कब तुम्हें आइसक्रीम खाने के लिए फ़ोर्स किया? तुम खुद कह रही थी कि मुझे आइसक्रीम खिलाएं। ज़रावर होता तो 2 लेकर देता, मुकरिश होता तो 3 लेकर देता, एक अब्दुल्ला भी खिला देता है, यहाँ तक कि तुम्हारा वो कंजूस शोहर भी तुम्हें बिना आइसक्रीम के वापस नहीं लाता। इतनी मिसाल देकर ज़बरदस्ती मुझे भेजा और इल्ज़ाम मुझ पर लगा रही हो? बराबर करते हुए बोला तो सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अस्तगफिरुल्लाह, हद होती है मुग्ज़म भाई, एक आइसक्रीम के लिए आपने इतना हंगामा। अगर मुझे पता होता आप इतने कंजूस हैं, एक आइसक्रीम के लिए मैं तुम्हें पैसे दे देती। अनाया मेरी जान, तुम इसे छोड़ो। मुझे ये बताओ कि तुम थी कहाँ? तुम अनाइश के साथ गई थी ना? वो कहाँ रह गई है? दादा जान वो मुकरिश के साथ गई हुई है, मुग्ज़म जवाब देते हुए कुर्सी संभाली थी। जहाँ यमुना को अब्दुल्ला के साथ मंसूब कर देने का ख्याल दादा जान के जहन में चाची बेगम ने ही डाला था। क्या अब्दुल्ला भाई की शादी, वो भी इसके साथ, बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ख़बरदार जो किसी ने मेरे अब्दुल्ला भाई के पल्ले इसको बांधा, इसको तो मैं किसी दुश्मन के साथ भी ना बांधने दूँ। जबकि दादा जान इसके अंदाज़ पर गुस्से में आ गए। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, वो बहुत प्यारी लड़की है और अच्छी बात यह है कि वो छोटी बहू की भतीजी है। इसका मतलब ये तो नहीं कि आप लोग अब्दुल्ला की भाई की ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे। वो किसी और को पसंद करते हैं। बाबा, मैंने उससे पूछा था कि अगर उसे कोई लड़की पसंद है तो वो हमें बता दे, लेकिन उससे कहा कि कोई भी लड़की पसंद नहीं है। जहाँ घर के बुजुर्ग फैसला करेंगे वहीं पर शादी करेगा। पहले ही ज़रावर के लिए हमने जो जर्शी का रिश्ता मांगा उसकी वजह से उसने बहुत हंगामा कर रखा है। वो अपनी बीवी के बारे में बात करते हुए सब गुस्सा हो गए थे। हाँ, ये भी सच था कि जब ज़रावर की शादी का जिक्र किया था तब से ही वो इन्हें बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी कि यमुना का ख्याल किसी को भी क्यों नहीं आया। हालांकि इसके बाद भी उन्होंने ये मौजू छोड़ा नहीं था। इन्हें अपनी भतीजी का ज़रूरत से ज़्यादा ही दुख हो रहा था। जब पता चला था कि ज़रावर ने पहले ही निकाह कर रखा था, तब से ही वो भी और ज़्यादा इस बात को लेकर परेशान कर रही थी।
कि जर्शे ने ही कुछ ऐसा किया है कि वो मजबूर होकर इस लड़की से निकाह करने को राज़ी हो गया है। वो बेशक 1000 बार इस बात को दोहरा चुके थे कि ज़ोरावर के साथ शादी करने में इसकी अपनी मर्ज़ी थी, लेकिन फिर भी इनकी बीवी को समझना था। वो समझता ही नहीं चाहती थी। उन्होंने इस बारे में जब अब्दुल्ला से बात की तो इसने बड़ी फर्माबरदारी से कह दिया था, बाबा जैसा आपको बेहतर लगे वही कर लें, मुझे आपके किसी फ़ैसले पर कोई एतराज़ नहीं होगा। और फैसल मामू की सारी बेटियां बहुत अच्छी हैं। उन्हें ये बात बहुत अच्छी लगी थी कि इसने अपनी शादी का हक इनको दे दिया है, पर इसके एतराज़ को दादाजान फ़िलहाल के लिए बिल्कुल कोई अहमियत नहीं दे रहे थे। लेकिन अनाया ज़ोर दे रही थी कि अब्दुल्ला से पूछा जाए। दरवाज़े पर दस्तक हुई तो जो बड़े मज़े से बेड पर लेटी थी दरवाज़े के पास आई। इसके कमरे में कौन आता था सिवाय इसकी फूफो के, लेकिन उन्होंने दरवाज़ा खटखटाने की जहमत कभी भी नहीं की थी, तो फिर भला कौन हो सकता था। वह दरवाज़ा खोलकर इन्हें देखने लगी कि अनजान कौन है जो इसका दरवाज़ा खटखटा रहा है। अनजान आदमी। अब्दुल्ला के आने जाने के बारे में इसके पास सारी इन्फॉर्मेशन थी। वो कब आता था, कब जाता था, क्या करता था, कहाँ रहता था, और हर चीज़ का वो खूब ध्यान रखती थी। बल्कि आजकल तो वो इसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त भी गुजारती थी। अब्दुल्ला की सारी बातें इसकी फैमिली के बारे में होती थी, जिससे वो अक्सर उकता जाती थी। अब्दुल्ला भी आज काफ़ी ज़्यादा परेशान था। इसे किताबों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन जब इसे पता चला कि अब्दुल्ला फ़ोन से किताबें पढ़ता है, इसमें भी इसके कमरे में जाकर इसकी किताबों की कलेक्शन देखकर अंदाज़ा लगा लिया था कि वो किस तरह की किताबें पढ़ना पसंद करता है। वो इसी के हिसाब से इसके लिए किताबें लेकर आती थी जो अब्दुल्ला के पास पहले से मौजूद होती थी। अगर मौजूद ना होती तो वो शौक़ से ले लेता, और बदले में वो भी इसे इसी तरह की कोई किताब गिफ्ट कर देता था, जिसे लेकर वो इसके सामने तो खुशी का इजहार करती और बाद में खूब हंसती। इसके लिए थोड़ा सा वक्त मुश्किल था। इसी यकीन था कि वो ये सब कुछ करने में कामयाब हो जाएगी। अब्दुल्ला, आप यहाँ, ये कौन है? इसने अब्दुल्ला से सवाल किया। कुछ नहीं, बस ये लोग थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो ज़रा हटो, साइड पे हो जाओ, ये कुछ ट्रैकिंग करेंगे। तुम्हें पता है ना, कुछ दिन पहले भाई का फ़ोन गुम हो गया था। इनका दावा है कि फ़ोन बंद कर दिया जाए तो 14 दिन के अंदर अंदर फ़ोन को ढूंढ लेते हैं, तो ये सारे घर की तलाशी ले रहे हैं, इसीलिए इस कमरे में भी तलाशी लेना बेहद ज़रूरी है। तुम ऐसा करो, कमरे से बाहर निकल जाओ, ये खुद ही यहाँ से चेक कर लेंगे। बेशक फ़ोन ऑफ पड़ा था, लेकिन था तो यहीं इसके कमरे में। अगर लोगों को पता चल जाता कि फ़ोन कहाँ है तो वो क्या होता, वो सोच सकती थी। टेलीफोन यहाँ कैसे हो सकता है? वो कमरे से निकलने पर मजबूर हो गई थी। न चाहते हुए भी उसे वहाँ से जाना पड़ गया था, लेकिन इसका दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। वो लोग मेरे कमरे में तलाश कर रहे हैं, और अगर ये सचमुच फ़ोन तक पहुँच गए तो फ़ोन तो मैंने अलमारी के ऊपर छुपा के रखा हुआ है। वो मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लीज़ आप मुझे मेरे घर छोड़ें, मुझे यहाँ नहीं रहना। वो परेशानी से इन्हें देखते हुए कहने लगी, और इसकी इस बात पर इन्होंने इसे घूर कर ऐसे देखा था, तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया? मुझे फंसा कर तू यहाँ से जाना चाहती हो? ऐसा तो हरगिज़ नहीं होगा। याद रखना, फ़ोन छुपाने के लिए तुम्हें और कोई जगह नहीं मिली थी। वो लोग किसी कंपनी से हैं, वो छोटे मोटे कामों में बहुत माहिर हैं। बस दुआ करो कि फ़ोन उन लोगों के हाथ ना लग जाए, और अगर फ़ोन उन लोगों के हाथ लग गया तो हम क्या बहाना बनाएंगे, ये भी सोचो। क्योंकि मेहरबान की वो चालाक बेटी ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ है, और मेहरबान को भी मुझ पर शक हो सकता है। वो परेशानी से कहने लगी। सर, फ़ोन मिल गया, ये ऊपर पड़ा हुआ है सफ़ात में। फ़ोन इसे दिखाने लगा था। ये ज़ोरावर का ही फ़ोन था, जबकि वो मोबाइल खोलते हुए इसके अंदर से चेक करने लगे थे, जिसके मुताबिक उन्हें पता चल रहा था कि ये फ़ोन कितने बजे बंद किया गया, और बंद करते हुए ये फ़ोन कहाँ पर मौजूद था। इस फ़ोन पर फिंगरप्रिंट भी मौजूद होंगे। अगर आप चाहते हैं तो हम आपके इस फ़ोन के बारे में मज़ीद तफसीलात भी निकाल कर दे सकते हैं। आपका मोबाइल चोरी कैसे हुआ, किसने किया, सब कुछ पता चल सकता है। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, आपने जितना काम कर दिया उतना बहुत है, हम खुद देख लेंगे। वैसे भी हमारा फैमिली प्रॉब्लम तो हम खुद ही हल करेंगे। सर, अगर किसी नौकर ने ये हरकत की होती तो फ़ोन ऊपर तो हरगिज़ नहीं रखता। जिसने ये हरकत की है, आपने उसे कमरे से रुखसत किया है। बाकी आपके घर का मामला है, आप खुद हल कर सकते हैं। अगर हमारी किसी भी तरह की मदद की ज़रूरत हो तो हम हाजिर हैं। बाकी ये आपका मामला, आप खुद हल करें। और थोड़ी देर में वो मुकरिश को सब कुछ बता चुका था, मगर उसने फ़िलहाल किसी से भी कुछ कहने के लिए इसे मना कर दिया था। अब्दुल्ला ज़ोरावर का फ़ोन अपनी जेब में डालते हुए इसके आने का इंतज़ार करने लगा था। मुकरिश के घर वापसी हो चुकी थी। उसने आते ही दादाजान के कमरे में सबको बुलाया था, और ख़ास कर यमुना और चाची बेगम को आने के लिए कहा था। वो दोनों घबराते हुए दादाजान के कमरे में दाखिल हुई तो मुकरिश ने ज़ोरावर का फ़ोन सामने रख दिया, और उसके हाथ में एक ही पेपर था जो कि वो इस कंपनी से लेकर आया था, जहाँ चाची ने ज़ोरावर की सारी तस्वीरें ली थीं। आप जानते हैं कि ये साइबर क्राइम के पास हैं। अगर हमने इजाज़त दे दी तो वो भी इसी वक्त आपको गिरफ़्तार करके ले जा सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया क्योंकि ये हमारा फैमिली मैटर है। अब आप 1 मिनट भी ज़ाया किए बिना सब चीज़ों की हकीकत हमारे सामने रखेंगे। चले शुरू हो जाएं। आप एक लफ्ज़ भी झूठ अपने मुंह से नहीं निकालेंगी। वो सख्ती से चाची बेगम को देखते हुए बोला था। देखो मुकरिश बेटा, एक बार मेरी बात सुन लो। हो सकता है तुम लोगों को कोई गलत फहमी हुई हो। चैनल की इन्फॉर्मेशन मैंने नहीं पहुँचाई।
ये सारी इन्फॉर्मेशन इस कागज़ में मौजूद है, लेकिन फ़िलहाल मैं कागज़ के नहीं फ़ोन के बारे में बात कर रहा हूँ। यमुना के कमरे में मिला है तो यकीनन चोरी इसी ने किया होगा और इसमें सारी चैनल वालों को आपने सेंड की थी। लेकिन हमें इस चीज़ से बिल्कुल कोई दिलचस्पी नहीं है कि आपने ये सेंड की थी या यमुना ने फ़ोन चुराया था, या आपने बस हमें बताएं कि आपने ये किया तो क्यों किया। हमें बस इस बात का जवाब चाहिए। उन्होंने अपने चेहरे से पसीना साफ करते हुए सारा इल्ज़ाम यमुना के सर पर डालने की नाकाम कोशिश की थी, मगर मकरिश के चेहरे की मुस्कुराहट मज़ीद गहरी हो गई। झूठ बोलने में लगता है आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। मैंने आपसे फ़िलहाल चैनल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मांगी थी। ज़रावर के फ़ोन से वो सारी तस्वीरें, वीडियोज़, यहाँ तक कि निकाहनामा आपने ही सेंड किया था। ये सारी इन्फॉर्मेशन इस कागज़ में मौजूद है, लेकिन हमें इस चीज़ से बिल्कुल कोई दिलचस्पी नहीं है। अब कहने सुनने को बाकी कुछ नहीं बचा था, लेकिन फिर भी वो सब जानना चाहते थे। मैंने ये सब कुछ यमुना के लिए किया था, लेकिन ज़रावर इससे मोहब्बत करती थी, इससे शादी करना चाहती थी, लेकिन इसने अचानक इस मुलाज़मा का नाम ले लिया और सारे इस मुलाज़मा की तरफ मतवज्जा हो गए। किसी को मेरी भतीजी का ख्याल तक नहीं आया। मेरी भतीजी मेरे लिए बेहद अजीज़ थी। मैं चाहती थी कि ये हमेशा के लिए मेरे घर में आ जाए। और बस कर दें, और कितना झूठ बोलेंगे। ये सब कुछ आप इस ख़ानदान की जायदाद के लिए कर रही थी, और अब जब आपसे कुछ बन नहीं पा रहा तो आपने मज़लूम बनने के लिए मेरा नाम ले लिया। और थोड़ी देर पहले तो आप सारा इल्ज़ाम मुझ पर ही लगा रही थी। आप कितने सच्चे हैं इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। फ़िलहाल सच में आपको बताती हूँ। दादा जान, इस घर में मुझे बुलाया इन्होंने, कहा कि ज़रावर के साथ मेरी शादी हो जाएगी तो मेरी ज़िंदगी खुशहाल हो जाएगी। मैं अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से जीऊँगी, मुझे कभी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी, मेरी ज़िंदगी खुशहाल हो जाएगी। मैं बस किसी तरह भी ज़रावर को अपनी तरफ मतवज्जा कर लूँ। और इससे 4 साल पहले इन्होंने मुझे शनावर के ख्वाब दिखाए थे। जब वो इस चीज़ में कामयाब नहीं हो सकी तो अब इन्होंने मुझे अब्दुल्ला के पीछे लगा दिया, और अब जब इनसे कुछ भी नहीं बन रहा तो सारा इल्ज़ाम मुझ पर लगाने की कोशिश कर दी। आप चाहती क्या हैं? कोई दीन ईमान है या नहीं? मुझे नहीं चाहिए आपकी दौलत जायदाद, बस मेरी जान छोड़े। मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। और कितना ज़बरदस्ती मुझे यहाँ रोक कर रखेंगी आप? सारी ज़िंदगी आपका शोहर आपका नहीं हो सका, आपकी इन करतूतों की वजह से। आपने कभी अपना घर बसाने की कोशिश ही नहीं की, बस दूसरों का घर तबाह करने में ही माहिर हैं आप। लेकिन मैं ये सब कुछ नहीं कर सकती। चोर तो बनवा दिया है आपने मुझे, और मज़ीद इनकी नज़रों में गिराना चाहते हैं, जबकि वो तो इसका बदलता हुआ अंदाज़ देख रही थी। कल तक तो वो इनकी चमची बनकर घूमती थी, और आज कैसे मुसीबत पड़ने पर वो सर से पैर तक बदल गई थी। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था। उनकी ख्वाहिश थी कि यह लड़की हमेशा इनके पास रहे। वो शुरू से न सिर्फ हसीन थी बल्कि इनके लिए बेहद अजीज़ भी थी। लेकिन हसीन लोग कितने फरेबी होते हैं इस बात का अंदाज़ा नहीं था। खून तो इन्हीं का ही था, तो ये कैसे मुमकिन था कि उनकी तरह चालबाजी इसके अंदर ना हो। इन्हें अफसोस हो रहा था लड़की के लिए। वो 6-7 साल से अपने ससुराल के हर लड़के से बात चलाने की कोशिश कर रही थी। अगर यही वक्त वो अपना घर बसाने में और अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को कामयाब करने में गुजार देती तो यकीनन इतना अफसोस ना होता। इनकी शादी को 12 साल हो चुके थे, और इन 12 साल में उन्होंने कभी भी मेहरबान शाह की नज़रों में अपने लिए कोई मोहब्बत नहीं देखी थी, क्योंकि इनके दिल में अपने मायके के लोगों के लिए मोहब्बत थी। मेहरबान शाह की टूटी फूटी ज़िंदगी की तरफ इन्होंने कभी गौर ही नहीं किया था। दादा जान इसे घर नहीं जेल लेकर जाएंगे। अब्दुल्ला, हमारा हुक्म है कि इस लड़की को अभी और इसी वक्त इसके घर छोड़कर आओ, दादा जान ने सख्ती से कहा। अब्दुल्ला फ़ौरन उठ खड़ा हो गया और गाड़ी की चाबी लेकर बाहर निकल गया। इसके पीछे ही यमुना भी तेज़ी से बाहर निकली थी, जबकि दादा जान ने सबको अपने कमरे में भेज दिया। किसी को समझ में नहीं आया था कि दादा जान ने ऐसा क्यों किया। वो तो इनकी तरफ से किसी फ़ैसले के लिए इंतज़ार कर रहे थे। अनाइश काफ़ी परेशान थी। इसे समझ नहीं आया था कि दादा जान ने अचानक सबको भेज क्यों दिया। यहाँ तक कि चाची बेगम से भी इन्होंने कुछ नहीं कहा। इसे पता चल गया था कि अनाया और अमरीश में सब कुछ ठीक हो चुका है। यहाँ तक कि अमरीश ने भी इससे माफ़ी मांग ली है। बाहर तेज़ हवा चल रही थी, और इस वक्त इन्होंने किसी तरह की कोई शाल नहीं ले रखी थी। वह तेज़ी से कमरे में वापस आई और उनकी दी हुई शाल उठाकर बाहर वापस आते हुए उनके कंधे पर शाल डालती उनके करीब आ बैठी थी। उसने देखा इनके हाथ में एक तस्वीर थी। पहली बार देखने पर इसे लगा जैसे वह तस्वीर इसकी अपनी है, लेकिन फिर एहसास हुआ कि वह तस्वीर इसकी नहीं बल्कि इफ़रा की है। वह बहुत अफसरदा लग रहे थे। एक लम्हे के लिए उसे अपने बाप पर तरस आया था। मुकरिश अक्सर इसे कहता था कि उन्होंने कभी भी चाची बेगम से मोहब्बत नहीं की, बहुत प्यार करते थे आप उनसे। वो उन्हें देखते हुए पूछने लगी, अगर मैं ये कहूँ कि मेरी मोहब्बत को न पाने के लिए प्यार लफ्ज़ छोटा है तो फिर तुम्हें मेरी बातें फ़लसफ़ा लगेंगी। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो फिर आपने दूसरी शादी क्यों की? अगर मेरी माँ नहीं रही थी तो क्या आप इसकी यादों में नहीं जी सकते थे? इसका लहजा तलख हो गया। इसकी यादों में ही तो जी रहा हूँ। मैं भी इस बात को कबूल करता हूँ, अगर मर्द अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाए तो वो अपनी पुरानी मोहब्बत के साथ हर चीज़ भूल जाता है।
ये सारी बातें तुम्हें समझ में नहीं आएंगी। अगर मर्द दूसरी शादी कर ले तो वो पहली मोहब्बत को भूल जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होता। लेकिन बाबा जान ने यही कहा कि क्या तुम सारी ज़िंदगी अपने बच्चों को माँ बन के पाल लोगे? और फिर जब अब्दुल्ला और तुम्हारी हालत देखता मुझे लगता था कि शायद मैं तुम लोगों का बाप बन सकता हूँ। माँ बनना नहीं मेरे लिए आसान नहीं है। तुम मुझे रोज़ कहा करती थी कि ताई अम्मी तो मुकरिश की अम्मी हैं, मेरी अम्मी किधर हैं बाबा? मेरे पास तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं होता था। बाबा जान ने मुझे अपनी कसम दी कि अगर मैं दूसरी शादी के लिए राज़ी ना हुआ तो वो मुझसे बात करना बंद कर देंगे। उनको लगता था कि एक ऐसी औरत जो 12 साल खुद औलाद के लिए तड़पती रही है वो मेरी औलाद को अपनी औलाद समझेगी। और आज क्या हुआ? वो औरत मेरा घर तबाह कर रही है और तुम्हारे दादा जान ने मुझे उससे कुछ भी पूछने या कहने से मना कर दिया है। काश मैं दूसरी शादी ना करता, काश इफ़रा ना मरती तो ये सब कुछ ना होता। ना तुम मुझसे दूर होती, ना अपनी औलाद के सुकून के लिए तरसता, ना मुझे तुम्हारी नफ़रत सहनी पड़ती। काश काश वो आसमान की तरफ देखते और पलट कर खड़े हुए। वो कमरे में आए तो वह बैठी रो रही थी। वो बिना कुछ बोले अपना नाइट सूट निकाल कर चेंज करने चले गए। वो लालची नहीं थी। हाँ, हर चीज़ हासिल करने के बाद उनके दिल में किसी चीज़ का लालच नहीं रहा था। वो तो बस ये सब कुछ यमुना को भी देना चाहती थी। ये सोच जहन में अक्सर आती थी कि अगर दादा जान ना रहे तो उनकी जायदाद में इनका हिस्सा कम होगा, क्योंकि मेहरबान साहब का एक ही बेटा है। लेकिन इस रात मेहरबान शाह ने यह बता दिया था कि उनकी दौलत की कमी नहीं है, क्योंकि इस घर का एक बड़ा हिस्सा अनायश के नाम है। दादा जान ने अपनी पोती को सब पोतों से ज़्यादा अहमियत दे रखी थी। वो भी एक शानदार ज़िंदगी गुजारे, लेकिन ऐसा ना हो सका। वो सारी ज़िंदगी इन लोगों से मोहब्बत करती आई, यहाँ तक कि मेहरबान शाह से छुपकर अपने 2 भाइयों का कारोबार भी सेट करवाया। मेहरबान शाह की इजाज़त के बिना उनकी अलमारी से बड़ी बड़ी रकम निकाल कर अपने मायके में भेजती रही। सब जानने के बावजूद भी मेहरबान शाह ने कभी इन्हें मना ना किया, लेकिन फिर भी वो इस इंसान की ना बन सकी। मेहरबान शाह को अपने पैरों पर उनके हाथों का लम्स महसूस हुआ और फिर उन्होंने अपने पाँव भीगते हुए महसूस किए, लेकिन वो कुछ नहीं बोले। और ना सिर्फ ये गलती, इन्हें और भी बहुत सारी बातों का एहसास हो चुका था, लेकिन अब इन्हें इन सब का कोई फ़ायदा ना था, क्योंकि अब पानी सर के ऊपर से निकल चुका था। न जाने अब मेहरबान शाह इनका क्या फ़ैसला करने वाले थे। क्या मैं आपके कमरे में आ सकती हूँ? वो दरवाजे पर खड़ी इजाज़त मांग रही थी। दादा जान आज काफ़ी परेशान थे। ऐसे में अनाइश का चेहरा देखकर वो पुरसकून से हो गए थे। मेरी जान, तुम इजाज़त ना मांगा करो। ये घर, ये कमरा, ये दादा और इस दादा का दिल तक तुम्हारा है। मुझे ना आपके घर से मतलब है, ना आपके कमरे से, और ना ही आपके दिल से। आज मैं आपसे बहुत ज़रूरी बात पूछने आई हूँ, मुझे जवाब चाहिए। वो बहुत गुस्से में कमरे में दाखिल हुई थी, जबकि इस तरह से अपनी दादा जान को गुस्से से डांटते हुए बहुत क्यूट लग रही थी। हुक्म मेरी जान, कहीं आप क्या कहना चाहती हैं? वो अब तक मुस्कुरा रहे थे। आपने मेरे बाबा जान की शादी क्यों करवाई इन आंटी से? आपको पता है वो कभी भी इनसे प्यार नहीं करते थे। उन्होंने आपको बताया था कि वे इस शादी से खुश नहीं रह सकते। आपको उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। आज जो कुछ भी हुआ है आपकी वजह से हुआ है। ना आप मेरे बाबा की ज़बरदस्ती शादी करते और ना ही मेरे बाबा को इतने सारे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती। आपको एहसास भी है इस बात का मेरे बाबा कितने ज़्यादा परेशान हैं। उन्हें देखते हुए इस बात का एहसास रही थी कि उन्होंने गलती की है। तो तुम्हारे बाप ने मेरी शिकायत की है तुमसे। वो इसे देखते हुए संजीदा हो गए। न जाने क्यों वो संजीदगी से इससे बात नहीं कर पाते थे। जो बचपन वो इनके साथ नहीं गुजार सकी, वो बचपन एक बार फिर से इसके साथ गुजारें। तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी माँ मेरी वजह से मर गई? वो इसे देखते हुए संजीदगी से कहने लगे। बात खुद ब खुद संजीदगी का रुख इख्तियार कर गई थी। मुझे कुछ भी समझ में नहीं क्यों आता। वो इनके सामने वाली कुर्सी पर बैठी अपना सर पकड़ कर बैठ गई। अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो क्या यकीन कर पाओगी? मुझ पर वो इसे देखते हुए सवाल कर रहे थे, और फिर खामोशी से सर इस बात में हिला गई। और फिर उन्होंने जो कुछ भी कहा उसे हर बात पर ईमान लाना पड़ा, क्योंकि वो सब हकीकत थी। इसकी माँ पर इस हवेली में कोई ज़ुल्म व सितम नहीं हुआ था। इसके बाप ने अपनी मर्ज़ी से शादी की थी और इसे यहाँ लेकर आया था। इस घर ने इसे कबूल किया था। दादा जान इसके रिश्ते को कबूल नहीं कर पाए थे, लेकिन जिन लोगों ने इनके रिश्ते को कबूल ना किया वो वही लोग थे जिनके साथ वो इतने सालों तक इन लोगों से नफ़रत करती रही। लेकिन अनाइश के दिल में फिर भी इन लोगों के लिए एक नरम गोशा था, जो हमेशा इसे इनसे मोहब्बत करने पर मजबूर करता था। शायद उसे इन लोगों से अपनी माँ की खुशबू आती थी, लेकिन आज जैसे वो नरम गोशा इसके दिल में ही कहीं बंद हो गया था। वो चारों 4 घंटे से ऊपर बैठे थे। सबका एक ही सवाल था, दादा जान ने चाची बेगम से कुछ कहा क्यों नहीं? दादा जान ने सोच समझ कर ही फैसला किया, हमें ये सारा मामला दादा जान पर ही छोड़ देना चाहिए। वो बेहतर समझते हैं ये सब। मुकरिश ने बात ख़त्म करते हुए कहा। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो मुकरिश। दादा जान अगर कुछ नहीं बोलें तो ज़रूर कोई वजह होगी। पता नहीं इस सब में क्या बेहतरी नज़र आ रही है तुम सबको, लेकिन मैं दादा जान से एग्री नहीं करता। इस सब की वजह से ज़रावर को घर से निकाला गया और अब दादा जान की शर्त भी पूरी हो गई है। शनावर इस मामले से हटकर ज़रावर और दर्शे की तरफ आ गया था। इसे इस बात की बहुत खुशी हो रही थी और वो अनाया से इस बार सारे मामले में बात भी करना चाहता था, लेकिन न जाने क्यों अनाया कब से इस मुँह फेरे हुए थी।
बल्कि सुबह तक लोगों में सब कुछ ठीक था। फिर अचानक क्या हो गया, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो खुद भी कुछ मूडी सा बंदा था और उसकी बीवी भी बिल्कुल इसके जैसी थी। कब किस बात पे मुंह फैला लेती थी कुछ पता नहीं चलता था। जहाँ अनाया ने इसे बिल्कुल भी कोई अहमियत नहीं दी थी, बल्कि इसके 2-3 बार मुखातिब करने पर चेहरा फेर कर निकल गई थी। बल्कि वो अपना मोबाइल चार्ज पर लगाकर सीधा ऊपर छत पर इन लोगों के पास आ गया। उसे अपने भाई से मतलब था। अगर सब कुछ ठीक हो चुका तो दादा जान की शर्त के मुताबिक इन ज़रावर और जर्शी को वापस घर ले आना था। शनावर भाई घर से में पहले ही मसला चल रहा है। अब्दुल्ला ने बीच में बोलना चाहा, और ये मसला मेरा नहीं, ख्याल के ज़रावत से बड़ा है। चाची बेगम और उनकी इस लालची भतीजी की वजह से मैं अपने भाई के मामले में बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकता। दादा जान को अपनी बात पर कायम रहना होगा। जबकि मुकशिश ने इन दोनों को इशारा करके चुप करवाया था। वो कमरे में आई तो मुकरिश बेड पर लेटा हुआ था। शायद वो इसे दादा जान के कमरे में देख चुका था। इसे आते हुए देखकर वो उठकर बैठ गया। अनाइश मेरी जान, क्या हुआ, तुम उदास क्यों हो? सब कुछ ठीक तो है? और इसके सीने पर सर रख के वो कितनी देर रोती रही। क्या हुआ अनाइश, सब कुछ ठीक तो है ना? तुम इतने परेशान क्यों हो? मुझे बताओ, किस चीज़ की वजह से इतने आंसू बहा रही हो? क्या ये नहीं हो सकता कि आप मुझसे कुछ भी ना पूछें, बस रोने दें? उसने आंखों पे हाथ मारते हुए अपनी आंखों का भीगापन कम करते हुए इससे सवाल किया। इसका दर्द, इसकी तकलीफ़ जैसे इसके सीने में जज़्ब होने लगी थी। और फिर उसने इसे बता भी तो दिया था। वो जब अपना दुख हल्का कर चुकी तो मुकरिश ने इसे खुद से अलग किया था। लेकिन इसके लिए इतना ही काफ़ी था कि आखिर वो इस बात पर यकीन तो कर चुकी थी कि उसकी माँ के कातिल वो नहीं, इस हवेली के लोग नहीं हैं, बल्कि वो लोग हैं जिनके साथ वो इतने सालों से थी। मुकरिश को कुछ नहीं चाहिए था। वो चाहता था कि वो सब घर वालों के साथ एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करें। इसे यकीन था सब हकीकत जानने के बाद वो इससे समझने की कोशिश करेगी। लड़की, तुम मेरे फ़ोन के साथ क्या कर रही हो? वो तेज़ी से बेड पर आता हुआ इससे पूछने लगा। मैं चेक कर रही थी कि आपकी कितनी गर्लफ्रेंड्स हैं, लेकिन मुझे बहुत अफसोस हुआ। इस शक्ल का कोई फ़ायदा नहीं है। आपको लानत है इतनी खूबसूरत शक्ल पर। एक लड़की तक तो पटा नहीं सके आप। वो फ़ोन इसके मुंह पर मारने वाले अंदाज में साइड पर रखती बोली। वो इन लड़कियों में से नहीं थी जो अपने शोहर की गर्लफ्रेंड और लड़कियों से बातचीत पर नाराज़ होती, और तो यकीनन कोई खट्टी मीठी गुफ्तगू ढूंढ रही थी। ये सारे काम मैंने तभी छोड़ दिए थे जब मेरा तुमसे निकाह हुआ था। मैं वन वूमेन हूँ। वो इसे यकीन दिलाते हुए बोला था। बाबा, हा हा हा, जैसे मैं तो जानती ही नहीं कि आप कितने सच्चे और पक्के मुसलमान हैं। वो तो मजाक कर रही थी, लेकिन इसे हरगिज़ अंदाज़ा न था कि वह इतना गुस्सा हो जाएगा। आई एम सॉरी, मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी कि मैंने पढ़ा है कि मर्द कभी अपनी पहली मोहब्बत नहीं भूलता, तो इससे हिसाब मुझे लगा कि आप भी। अमरीश मेरी पहली मोहब्बत नहीं है, बल्कि वो कभी भी मेरी मोहब्बत नहीं रही। वो जानता था। ओके, पक्का वादा, मैं आज के बाद अमरीश को लेकर कोई बात नहीं करूँगी। और आपने मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया? वो मुग़ज़्ज़म के बारे में बताते बताते अचानक ही अपनी दूसरी बात पर इससे खफा होते हुए कहने लगी। उस वक्त मैं गुस्से था कि तुम मुझे छोड़कर उसके साथ बाज़ार चली गई, बस इसीलिए नाराज़गी में फ़ोन नहीं उठाया था। वैसे अच्छा ही हुआ कि आपने फ़ोन नहीं उठाया, क्योंकि अगर आप फ़ोन उठा लेते तो शायद मैं भाई को कभी माफ़ ना करती। फिर आपको बताऊँ, आज ना मैंने उनकी पॉकेट से आइसक्रीम खाई और घर आकर सारा इल्ज़ाम उन पर लगा दिया, क्योंकि मुझे सर्दी हो गई थी। वैसे ये ज़ुकाम भी कितने मज़े की चीज़ है ना। शाम को मुझे कितने ज़ोर से ज़ुकाम हो रहा था, और फिर जब चाची बेगम वाला सारा मामला हुआ मेरा ज़ुकाम कहीं भाग गया है। ठीक कह रही हो, माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए, और ना ही इन्हें जल्दी माफ़ी नहीं मिलेगी। मैं चाहता हूँ कि एक चक्कर जेल का लगवा दिया जाए। आसानी से छोड़ूंगा नहीं, बस जर्शी ज़रावर वापस आ जाएं। शनावर इस मामले को लेकर काफ़ी संजीदा था। हाँ ना, अब तो जर्शी और ज़रावर भाई घर वापस आ जाएंगे। कितना मज़ा आएगा जब वो एक घर में दोनों को देखेगी, तो मज़ा आएगा। कितनी देर यूं ही छोटी मोटी खट्टी मीठी बातें करती रही। बहुत मासूम थी वो, बहुत ही प्यारी। और शनावर शाह यूं तो नहीं उस पर दिल हारा था। दादा जान, मैं नहीं आ रहा इतनी जल्दी, प्लीज़ ना। अभी क्यों? मैं अभी नहीं आना चाहता, मुझे नहीं पता। बस आप मुझे घर से निकालते हुए तो कह रहे थे कि मैं तुम्हें कभी मुँह नहीं देखने दूंगा हवेली का। वो फ़ोन कान से लगाए घर के अंदर दाखिल हुआ था। जर्शी जो तेज़ी से दरवाजे के पास आई, समझ चुकी कि वो दादा जान से फ़ोन पर बात कर रहा है। नहीं दादा जान, मैं तो यहाँ से हनीमून पर जाने का प्लान बना रहा हूँ और आप मुझे वापस हवेली में बुला रहे हैं। मुझे नहीं आना, प्लीज़। वो ज़िद से भरपूर आवाज़ में कहता हुआ बोला। क्या मतलब है आपका? घर में इतना कुछ हो गया और आप लोगों ने मुझे बताया तक नहीं। वो संजीदा होते हुए सोफे पर बैठा इनसे पूछने लगा। ये सारी बातें समझना इसके बस से बाहर था। नहीं, चाची बेगम को सज़ा देने का हमें कोई हक नहीं रखता। उन्होंने मेरे साथ गलत किया है, लेकिन इसके पीछे एक बड़ी वजह थी। वो यमुना से मेरी शादी करवाना चाहती थी, जो कि मेरे लिए नामुमकिन था। उनकी ये ख्वाहिश भी पूरी नहीं हो सकती थी।
वो बात ख़त्म करते हुए इनसे बोल रहा था, अपना सामान पैक कर लो, हम वापस हवेली जा रहे हैं। दादाजान ने जिस वजह से मुझे हवेली से निकाला था वो वजह सामने आ गई है। मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि वो इंसान चाची बेगम है जिन्होंने अपनी भतीजी की शादी करवाने के लिए तुम्हारी तस्वीरें और निकाहनामा चैनल पर लीक कर दिया। अब तुम्हें मुझसे जो भी सवाल पूछना हुआ, नाराज़ होना हुआ, जो भी करना हुआ हवेली चलकर करना। प्लीज़ चलने की तैयारी करो। शनावर दादाजान से नाराज़ था और नाराज़ होने की वजह थी कि ज़रावर अब तक घर वापस नहीं आया था। इसका गुस्सा अपनी जगह बिल्कुल ठीक था, लेकिन शनावर का मुंह सीधा होने का नाम नहीं ले रहा था। थोड़ी देर पहले कहीं बाहर गया हुआ था, जब वापस आया तो भी उनसे कुछ कहे बिना सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर चला गया। दादाजान इसे देखते ही खुश हो गए। इतने दिनों के बाद अपने फर्माबरदार पोते को वापस घर देख जैसे जी उठे थे। वो इनके पास आया और न जाने कितनी देर इनके गले लगा रहा। वो भी इसे अपने सीने से लगाए खुद को पुरस्कून करते रहे। बाबा जान, मेरा क्या कसूर है? मुझे थोड़ी ना पता था ये इतनी गंदी औलाद निकलेगा। शनावर सीढ़ियों से उतरते हुए इनके कोल अपने कानों से सुन चुका था। ये गंदी औलाद का लफ्ज़ आपने यकीनन मेरे लिए इस्तेमाल किया होगा। वो तकरीबन भागते हुए ज़रावर के सीने से लगा। तुम्हें अपनी पहचान बहुत बेहतर तरीके से है, मुझे मज़ीद तारीफ़ करने की ज़रूरत नहीं। बाबा जान ने इनकार नहीं किया था। अगर इतना ही बुरा लगता हूँ तो वीडियो कॉल पर हमरूने जैसी शक्ल क्यों बनाते थे? हमरूने के मरूंडे। मैं तो आप पर तरस खा कर आ गया कि इस उम्र में बाप को रुलाना ठीक नहीं। फिर अब मैं मज़ीद पुरानी बातें नहीं करना चाहता। ज़रावर के आने पर वो बहुत खुश था। बाकी बातें बाद में होंगी, जाओ जाकर छोटी बहू को बुला कर लाओ, दादाजान ने मुलाजमा को देखते हुए कहा। दादाजान के हुक्म पर सब घर वाले नीचे हाल में आ चुके थे। सब लोग परेशान थे कि न जाने क्या होने वाला है। ताई अम्मी को इसी बात की फ़िक्र खाए जा रही थी कि न जाने आज क्या होगा, और इस वक्त चाची भी मुजरम की तरह नज़र झुकाए खड़ी थी। कल से लेकर अब तक उनकी हालत बहुत अबतर हो चुकी है। ना तो उन्होंने सुबह से कपड़े बदले थे और ना ही कुछ खाया था। यकीनन इस सारे मामले ने इन पर बहुत गहरा असर किया था। ये सब कुछ आसान हरगिज़ नहीं था। इस उम्र में अपना घर उजाड़ने की सोच ने इनकी हालत भी उजाड़ कर रख दी थी। छोटी बहू, तुमने जो भी किया बहुत गलत किया। तुम्हें यह सब कुछ नहीं करना चाहिए था। एक बार हमें बता तो देती कि तुम क्या चाहती हो। हर इंसान की अपनी मर्ज़ी होती है, वो अपनी मर्ज़ी से फ़ैसला करता है। हमने सोच लिया था कि हम कभी भी अपने पोतों की ज़िंदगी का फ़ैसला नहीं करेंगे, क्योंकि अपने बेटे की ज़िंदगी का एक गलत फ़ैसला करके आज हम ये हालात देख रहे हैं। हाँ, हमने मेहरबान को मजबूर कर दिया था कि वो तुमसे शादी करे। इस औलाद को तुमने कभी वो अहमियत नहीं दी जो एक माँ देती है। तुमने कभी इन बच्चों की माँ बनने की कोशिश की ही नहीं। हमें लगा कि अगर तुम्हारी ज़िंदगी से सौतेली औलाद निकल जाएगी तो तुम अपने शौहर पर ध्यान दोगी, इसे संभालने की कोशिश करोगी। तुमने कभी भी अब्दुल्ला की माँ बनने की कोशिश नहीं की। हमें अफसोस से कहना पड़ रहा है कि तुमसे अपने बेटे की शादी करवा के हमने अपने बेटे की ज़िंदगी तबाह कर दी। काश हम ये फ़ैसला ना करते तो आज हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। हमने अपने बेटे की ज़बरदस्ती शादी करवाई, इसे मजबूर किया, औलाद की कस्में दी, अपनी कसम दी, इतनी मुश्किल से इसे मनाकर तुम्हें इस हवेली में लेकर आए, लेकिन तुमने कभी इस हवेली को अपना समझा ही नहीं। तुम्हारी हर तरह की ज़्यादती, हर तरह की ज़िद हम खामोशी से बर्दाश्त करते रहे। तुमने ज़रावर के निकाहनामा और वीडियो लीक कर दी किसी चैनल पर। हमें अफसोस इस बात का है कि तुमने इस घर को कभी अपना घर समझा ही नहीं। अब तुम बताओ, तुम्हें क्या सज़ा मिलनी चाहिए? हमारा बेटा तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, मैं जानता हूँ। इस उम्र में आकर इस तरह का फ़ैसला करना सरासर बेवकूफ़ी है और तुम्हारे लिए शायद ज़िंदगी भर की सज़ा। इस घर का कोई भी इंसान तुम्हारे बारे में कुछ गलत नहीं सोचता। सबका यही कहना है कि जो मेरा फ़ैसला होगा वह इन सबको मंजूर होगा। वो इन्हें देखते हुए बोल रहे थे, जबकि वो मुसलसल आंसू बहा रही थी। ज़िंदगी आज इस मकाम पर ले आई थी कि इस बुढ़ापे में तलाक जैसी सोच का सामना करना पड़ रहा था। माफ़ कर दीजिए बाबा जान, खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं अपने मतलब में अंधी हो चुकी थी। आप ठीक कहते हैं, मैंने कभी इस घर को अपना घर नहीं समझा। मैं हमेशा इन रिश्तों को पालती रही। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आप लोगों से कुछ नहीं मांगूंगी। इनका इस तरह से रोना सबको ही बेचैन कर गया था, पर हर कोई मेहरबान शाह के फ़ैसले का इंतज़ार कर रहा था। ये उम्र वो उम्र होती है जब एक इंसान को दूसरे इंसान की ज़रूरत होती है। मेहरबान शाह खामोश खड़े थे, जबकि अनायश से यह सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो इस औरत से कोई मोहब्बत नहीं करती थी। प्लीज़ अम्मी, कुछ नहीं होगा, बाबा कुछ नहीं कहेंगे आपको, कोई तलाक नहीं होगी, आप यकीन करें मीरा। वो इनको चेहरा थामते हुए इनको खामोश करवाने लगी थी। आप वहाँ खामोश क्यों खड़े हैं बाबा? खुदा के लिए इनसे कहें, जैसे ये सोच रही है ऐसा कुछ नहीं होगा। प्लीज़, इनकी तबीयत ख़राब हो रही है, वो चीखते हुए बोली थी, जबकि इनके लागर वजूद को अब्दुल्ला ने अपने सीने से लगा चुका था। जबकि अनायश बार बार अपने बाप को देख रही थी। मुकरिश जल्दी से बाहर निकलता गाड़ी का इंतज़ाम करने लगा था, क्योंकि चाची बेगम की हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी थी। मैंने इसे माफ़ किया। इसने आज तक जो कुछ भी किया, मैं इसे इसकी सारी गलतियाँ माफ़ कर रहा हूँ।
कुछ नहीं कहूँगा इसे, मैं नहीं दूंगा इसको तलाक। वो अनाइश को पुरस्कून करते हुए बहुत ठहरे हुए लहजे में बोले थे। सुना आपने? सुना इन्होंने कहा कि आपको तलाक नहीं देंगे। कुछ नहीं होगा, आप बेफिक्र हो जाएं। उन्हें एंजाइना का अटैक हुआ है। किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन ली है इन्होंने, जिसकी वजह से इनकी हालत इस हद तक बिगड़ गई है। लेकिन आप लोग इन्हें वक्त पर अस्पताल लिए हैं। अब इनकी हालत काफ़ी बेहतर है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इन्हें थोड़ी देर में मुकम्मल होश आ जाएगा। आप लोगों से उनसे मिल सकते हैं। डॉक्टर सबको पुरस्कून करता हुआ वापस अंदर जा चुका था, जबकि वो सब लोग जो इतनी देर से परेशानी से बाहर खड़े थे अब कदरे रिलैक्स हो गए थे। खुदा का शुक्र था कि सब कुछ ठीक हो गया था। बाबा, अब जैसे ही अम्मी को होश आएगा ना, आप फ़ौरन इनसे मिलने जाइएगा। इन्हें बताइएगा कि आपने इन्हें माफ़ कर दिया है। लेकिन इन्हें महसूस हुआ जैसे वो थकी हुई है। फिर जब इन्हें डॉक्टर ने बताया कि पेशेंट को होश आ चुका है, क्या हुआ तुम्हें, वो परेशानी और घबराहट के मारे इससे पूछने लगे थे। मुझे इनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, मैं इनको चेक करती हूँ, डॉक्टर ने इसकी कंडीशन देखते हुए कहा था। जबकि मेहरबान शाह सब कुछ भूल भुलाए इसे डॉक्टर के कहने पर अंदर लेकर जाने लगे। मुकरिश बाहर फ़ोन करके वापस आया तो अब्दुल्ला को अकेले ही चाची बेगम के पास बैठे हुए देखा। अस्सलाम वालेकुम चाची जान, कैसी हैं आप, कैसा महसूस कर रही हैं? वो इनके पास बैठते हुए कहने लगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम सबका शुक्रिया, तुम लोगों ने मेरे लिए जो कुछ भी किया। इतने खुदगर्ज चाची के लिए तुम लोगों ने अपने दिल में नफ़रत नहीं पैदा की। मैं अपनी ही नज़रों में गिर चुकी हूँ। मैं इसके काबिल नहीं थी मुकरिश। वो इसका हाथ थामे आंसू बहा रही थी। वो ज़्यादा देर इनके पास नहीं बैठ सकता था। फ़िलहाल उसे अनाइश की गैर मौजूदगी परेशान कर रही थी और थोड़ी देर में वो इसे चेक भी कर ले आ गई। मुकरिश से ज़्यादा पर वहाँ पर बैठा ना गया। एक नर्स इसके बारे में पूछता वही चलाया था जहाँ डॉक्टर इसका चेकअप करने इसे लेकर गए थे। क्या हुआ चाचू, अनाइश की तबीयत तो ठीक है ना? पता नहीं बेटा, अचानक ही चक्कर आने लगे थे, बेहोश होकर गिरने वाली थी कि डॉक्टर उसे लेकर अंदर गए हैं चेकअप करने के लिए। डॉक्टर, कोई परेशानी की बात तो नहीं है? जी, परेशानी की कोई बात नहीं है, बल्कि खुशी की बात है। आप इनके हस्बैंड हैं? वो इसे देखकर पूछने लगी। मुकरिश ने फ़ौरन हाँ में सर हिलाया। जी डॉक्टर, मैं इसका हस्बैंड हूँ। बताएं मुझे क्या हुआ है? शुरू के दिनों में ऐसा होता है, आहिस्ता आहिस्ता ये सब कुछ नॉर्मल लगेगा। आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आप बाप बनने वाले हैं। इनका बहुत सारा ख्याल रखिएगा। किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन ले रही हैं और इनका बहुत ख्याल रखेंगे जितना हो सके। अल्लाह पाक का शुक्रिया अदा कर रहे थे जिसने इन्हें इतनी बड़ी खुशी से नवाजा था। डॉक्टर, मैं मिल सकता हूँ? वो खुशी के मारे जैसे अल्फाज खो चुका था। मुकरिश ने उसे देखा। उस वक्त वो बेड पर आराम से बैठी हुई थी। क्या तुम इस बारे में जानती थी? इसका अंदाज़ इससे पूछने माथे पर तरेरियाँ लिए हुए पूछ रहा था। मुझे कैसे पता होगा, अभी पता चला है। डॉक्टर ने बताया हमारा बेबी आने वाला है। मैं कितना खुश हूँ मुकरिश, हमारा बेबी हमारे घर में हमारे पास रहेगा। मुकरिश देखो हाँ बिल्कुल ऐसा ही होगा। अब घर चलें और ये खुशखबरी जाकर दादा जान को सुनाएं। चाची को भी डिस्चार्ज करने के लिए कह दिया गया है। बस अब घर चलते हैं ना, दादा जान बहुत खुश होंगे। वो इसे देखते हुए बोल रहा था, जबकि वो हाँ में सर हिलाकर इसके साथ ही हाथ पकड़कर बाहर आई थी। जल्दी घर में चलो, मैंने सबको फ़ोन करके बता दिया है कि घर में एक और खुशखबरी आने वाली है। मैं तो चाहता था कि सब साथ चलकर सबको सरप्राइज़ दें, लेकिन मुझसे सब्र नहीं हुआ और कुछ शर्मिंदा से लेकिन खुशी से बताया था। फिर थोड़ी देर के बाद अब्दुल्ला को जब यह खबर मिली कि वो मामू बनने वाला है, उसका दिल चाहा कि वो पूरे अस्पताल को चिल्ला चिल्ला कर बताए। अपने जज्बात पर कंट्रोल करता घर जाने की जल्दी मचा चुका था। थोड़ी देर में वो सब घर के लिए रवाना हो गए थे, जहाँ पर दादा जान के साथ सब इनका इंतज़ार कर रहे थे। ये ख़ानदान की पहली नहीं बल्कि दूसरी खुशी थी। पहली खुशियाँ तो मुग़ज़्ज़म और अमरीश देने वाले थे, लेकिन सच है खुशियाँ जितनी भी हों कम ही लगती हैं। वो लोग घर आए तो सब बहुत खुश थे। दादा जान ने न जाने इसे कितनी देर अपने सीने से लगा कर रखा, क्योंकि इनके दो पोते बाप बनने वाले थे। इनके घर में डबल खुशी आने वाली थी। दादा जान ने पूरे गाँव में मिठाइयाँ और कपड़े तकसीम करने के लिए सुबह सारे गाँव वालों को बड़ी मस्जिद के करीब बुलाया था। दादा जान, कितना मुबारक और खुशियों भरा दिन है माशाल्लाह। ऐसे में मैं क्या कह रहा था कि मैं फैक्ट्री का काम करने के बजाय बिज़नेस वाला काम संभालूं, वरना इसका फैक्ट्री में कोई काम नहीं था। मेरी जान, आज से तुम फैक्ट्री का कोई काम नहीं करोगे। तुम्हारी फैक्ट्री से जान छूट रही है। जो मेरे बच्चे का दिल चाहेगा मेरा बच्चा वो करेगा। दादा जान ने सखी दिल का मुजाहरा करते हुए इससे कहा। दादा जान, आप ऐसा नहीं कर सकते। इस कालक में ही तो असल हीरा छुपा हुआ है। और फैक्ट्री का काम इतना भी मुश्किल नहीं है। इनको तो सिर्फ खड़े होकर आर्डर देना पड़ता है। काम तो सारा कारखाने वाले करते हैं। मेरा मतलब है कि मुकरिश भाई तो अब बिज़ी हो जाएंगे ना, वो ज़्यादा फैक्ट्री को नहीं देख सकते ना।
और फिर इसकी सियासी पार्टी भी तो अच्छी खासी आगे निकल चुकी है। तो ऐसे में घर के काबिल बेहतरीन बेटे फैक्ट्री नहीं संभालेंगे तो कौन संभालेगा? अब्दुल्ला भाई भी तो कर रहे हैं ना फैक्ट्री का काम, वो तो कुछ नहीं कह रहे। पता नहीं इन्हें कौन से दर्द उठ रहे हैं। अनाया दादाजान के पास बैठकर शनावर के प्लान पर पानी फेरने लगी। बिल्कुल ठीक कह रही हो अनाया, काम फ़िलहाल ना तो मुकरिश कर सकता है ना ही मुकज़म, और फसल भी पककर तैयार होने को आई है। अब्दुल्ला और शनावर को तो हमने सिर्फ फैक्ट्री के कामों में लगाया हुआ है, मतलब सबको समझाना कि सबने क्या काम करना है। तुम कालक में हाथ मार ही क्यों रहे हो? तुम बॉस हो वहाँ के। मेरी जान, तुम जो कहोगे सब वही करेंगे, कोई भी तुम्हारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कुछ नहीं करेगा। बस ये फैक्ट्री का काम तुम्हें करना होगा, दादाजान ने सोचते हुए फ़ैसला किया, जबकि इससे बात करने के बाद वो फिर से मुकरिश और मुकज़म को हदायत देने लगे। शनावर ने दांत पीस कर अनाया की तरफ देखा, क्योंकि वो भी फैक्ट्री का कोई काम नहीं करना चाहता था, लेकिन अनाया ने इसका काम बर्बाद कर दिया था तो अब्दुल्ला कहाँ होने देने वाले था। उसके नसीब में वही कालक की फैक्ट्री ही लिखी थी। पता नहीं दादाजान को वो कौन सा कालक दिखा रहा था। खैर, अब क्या हो सकता था। वो जो दादाजान को आज इतना खुश देखकर अपना मतलब पूरा करना चाहते थे, इनके सारे प्लान पर अनाया पानी फेर चुकी थी। वो कमरे में आया तो जर्शे वहीं बेड पर बैठी हुई थी। वो इस कमरे में पहली बार नहीं आई थी, लेकिन इसकी बीवी बनकर इस तरह हक से पहली बार आई थी। वो इसके बेड पर बैठी हुई थी। इस घर में तो खुशियाँ ही खुशियाँ आ गई हैं। हमारी खुशी कब तक आएगी? वैसे मैं बहुत खुश हूँ। अल्लाह पाक ने हमें बहुत सारी खुशियाँ दी हुई हैं। अल्लाह पाक ने हमें बहुत सारी खुशियाँ दी हुई हैं। इन चंद दिनों में इसकी सारी हिचकिचाहट दम तोड़ चुकी थी। ज़रावर का बहुत ख्याल रखता था। वो बहुत केयरिंग इंसान था। वो जर्शे को हर वक्त केयर करता रहता था, क्योंकि ज़रावर को सुकून सिर्फ यहीं पर मिलता था। जबकि उसके मासूम से अंदाज पर आज तो खुशियाँ बहुत मिली हैं हमें, लेकिन इन खुशियों की नहीं, इस खुशी की बात कर रहा हूँ जो मुकरिश को अनाइश ने दी है। इसने बड़ी तफसील से बताया। तो जर्शे ने कहा कि ये तो अल्लाह के काम है, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। ये मेरे बस की बात थोड़ी है। ये तो अल्लाह पाक खुद अपनी मर्ज़ी से सुनाते हैं। ये खुशी तो अल्लाह पाक की तरफ से तोहफे में मिलती है। ये तो खुशी तो सिर्फ अल्लाह पाक से तोहफे में मिलती है। मुझे भी ये खबर जल्दी जल्दी से सुना दो मेरी जान, वरना मैं अपनी खैर मनाओ। उसके चेहरे के एक एक नकूश पर अपने लब रखते हुए इसे वॉर्न कर रहा था। ये मेरे बस की बात थोड़ी है, ये तो अल्लाह पाक खुद ही अपनी मर्ज़ी से सुनाते हैं, उसने शरारत से खिलखिलाते हुए कहा, जबकि उसकी खिलखिलाहट पर निसार होने वाले अंदाज में ज़रावर ने उसके लबों को चुमा था। अरे वो मेरे सीने पर कबड्डी मैच खेलेंगे या फुटबॉल खेलें, बस जल्दी जल्दी आ जाएं, मुझसे ज़्यादा इंतज़ार नहीं होता। बस तुम मुझे जल्दी जल्दी ये खुशखबरी सुना दो, उसने बड़े मज़े से इसे देखते हुए कहा। तो फिर आप दुआ करें ना कि ये खुशखबरी हमें जल्दी मिल जाए, फिर हमारे भी बच्चे होंगे। इसके सीने पर सर रखे शर्माए शर्माए अंदाज से बोल रही थी, जब अचानक हवा के तेज़ झोंके से उनके कमरे की खिड़की खुल गई। जर्शे घबराकर इसके सीने में अपना सर छुपा लिया। इसके यूं सर छुपाने पर ज़रावर ने फ़ौरन इसका चेहरा अपने हाथों के प्यालों में लेते हुए अपने सामने किया। ज़रावर का दिल न जाने क्यों चाह रहा था कि वो इसे देखता रहे। इसका मुस्कुराता चेहरा इसे अपने दिल के बेहद करीब लगा था। वो बार बार इसका चेहरा चूम रहा था। न जाने क्यों अचानक से उसके दिल में खौफ पैदा हो गया। दिल कदरे ज़ोर से धड़कने लगा। अचानक आने वाले एक ठंडे हवा के झोंके ने उसके दिमाग पर बहुत बुरा असर किया। जाने ये सोच उसके दिमाग में आई कैसे थी। बस उसने जर्शे को थाम कर अपने सीने में भींच लिया। ये तुम क्या कर रही हो? वो कमरे में आया तो अनाया को कापी पेंसिल और फ़ोन उठाए देखा। वो फ़ोन से कुछ नोट कर रही थी, लेकिन क्या ये उसे समझ ना आया। घर में दो दो बेबीज़ आने वाले हैं, हमें उनके नाम सोचने होंगे। मैं उनकी इकलौती फूफा हूँ तो जाहिर सी बात है मेरा हक सबसे पहले बनता है, तो मुझे उनके नाम सोचने हैं, बस वही कर रही हूँ। वेरी गुड वेरी गुड। हमारे होने वाले बच्चों के नाम भी देख लेना। लेकिन ज़रा मुझे बताओ, तुमने दादाजान और मेरी बात में इंटरफेयर क्यों किया? अच्छे खासे दादाजान मानने वाले थे, फैक्ट्री के काम से जान छूटने वाली थी, लेकिन तुमने बीच में टांग अड़ाकर सब कुछ ख़राब कर दिया। दुश्मनी है तुम्हारी मेरे साथ, जालिम औरत। जानती भी हो कितना मुश्किल काम है फैक्ट्री का। कमर अकड़ जाती है वहाँ खड़े रहकर। एक दिन तुमसे वो काम लिया जाए ना, फिर पता चलेगा कि वो काम मुश्किल है या नहीं। आखिर किस चीज़ का इंतकाम लिया है तुमने मुझसे? हाँ बताओ मुझे। अगर ये काम आप और अब्दुल्ला भाई नहीं करेंगे तो ये काम मुकरिश भाई और मुकज़म भाई पर आ जाएगा। लेकिन इस वक्त उनकी फैमिली को उनकी ज़रूरत है और आपको आपका काम करना चाहिए। बस बहुत हो गया, हर वक्त आपकी मर्ज़ी नहीं चल सकती। अब मेरा मुंह देखना बंद करें और नाम ढूंढवाएं। मुझे वैसे तो किसी के काम ही नहीं। आप बाबा जान की गंदी औलाद ना हो तो। नाम बता रही हूँ, लिखते जाएँ इस पर। वो कापी और पेंसिल के इसके हाथ में थमाती फिर से मोबाइल पर नाम लिख चुकी थी। और हर बार की तरह शनावर और इस बार भी कंफ्यूज था। वो इसकी इतनी सारी बेइज्जती करती थी, इतनी सारी बातें सुनाती थी और वो खामोशी से सुनता था और बर्दाश्त भी करता था। लेकिन क्यों?
सुबह होते ही वो सब लोग बड़ी मस्जिद के पास आ गए थे, जहां आज दादा जान के हुक्म के मुताबिक पूरे गांव में कपड़े और मिठाइयाँ तकसीम की जा रही थीं। औरतों को जरशी और अनाया कपड़े तकसीम कर रही थी, जबकि मर्दों में शनावर और जरावर ये काम सर अंजाम दे रहे थे। जब एक मर्द इन लोगों की तरफ आने के बजाय अपना आप छुपाता हुआ अनाया और जरशे की तरफ जाने लगा। शनावर ने उसे पुकार कर कहा कि इस तरफ आना है, लेकिन वो आदमी रुका नहीं, बल्कि तेज़ी से जरशे के पास आया और अपने हाथ में मौजूद कोई चमकदार चीज़ पेट पर दे मारी। फिज़ा में जरशे की चीख बुलंद हुई थी। जरशे की आंखें बंद हो चुकी थीं। उसे लगा जैसे दुनिया यहीं तमाम हो चुकी है, ये उसके आखिरी लम्हात हैं। ज़िंदगी ख़त्म हो रही थी, जरशे की भी और जरावर की भी। उसे लग रहा था जैसे इसकी जान जा रही है। वो भागते हुए इसकी तरफ आ रहा था। उसका दिल इतनी तेज़ रफ्तार से धड़क रहा था जैसे आज आखिरी सांस लेने का वक्त आ गया हो। उसे कुछ होश नहीं था। पता था तो सिर्फ इतना कि उसकी जरशे का खून बह रहा है। अवाम में एक अफरा तफरी मच चुकी थी। हर कोई अचानक होने वाले इस वाक़े को लेकर परेशान हो गया था। अनाया दूर जा गिरी थी। वो भी इस होने वाले वाक़े को लेकर शौक थी। मुकरेश के गार्ड जो वहाँ पर मौजूद थे तेज़ी से इस आदमी के पीछे भागे थे, जबकि अब्दुल्ला गाड़ी निकाल चुका था। जरावर ने जरशे तक पहुँचते हुए इसे अपने सीने से लगाया। जबकि वो इसे अपने सीने से लगाए अपनी बाहों में उठा चुका था। वो बेहद तकलीफ़ में थी। अभी तक तो होश में थी। वो अपने आगे पीछे होती हर चीज़ को देख रही थी। उसने अपना खून आलूद हाथ अपने पेट से हटाते हुए जरावर के चेहरे पर रखा था। सर और में भीगी आंखों से उसकी तरफ देखा। वो इसी को देख रही थी। जरशे, तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। हम बस अभी अस्पताल पहुंच रहे हैं। कोई गाड़ी निकालो, वो चिल्लाया था। जरावर की हालत जुनूनी होती जा रही थी। वो किसी बच्चे की तरह इसको अपने सीने में भींचे हुए था और बार बार अब्दुल्ला से कह रहा था, अब्दुल्ला गाड़ी जल्दी चलाओ। एक डर था उसके अंदर कि कहीं इसकी जरशे को कुछ हो ना जाए। जबकि बाकी लोग पिछले गाड़ियों में अस्पताल की तरफ रवाना हो चुके थे। इस वक्त जरावर की हालत हर कोई समझ सकता था, खासकर शनावर और मुकरश तो इसकी बेपनाह चाहतों के गवाह थे। वो सब लोग इस वक्त ऑपरेशन थिएटर के बाहर थे। अचानक इस तरह का कोई हादसा होगा किसी के वहमो गुमान में भी ना था, लेकिन कुदरत को क्या मंजूर ये तो खुदा ही जाने। ऐसा क्यों हुआ था, किसने किया था, ये कौन था इनका दुश्मन, बल्कि कौन था इस जरशे का दुश्मन जो इस तरह से इस पर हमला करेगा। जो कोई भी था सिर्फ जरशे को ही मारने के लिए आया था। इन सबको इस बात का यकीन था। वो आदमी कहाँ निकल गया कोई नहीं जानता था। जरावर को फ़िलहाल किसी चीज़ का होश नहीं था। वो एक लम्हा भी चैन से नहीं बैठा था। वो मसलसल ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़ा डॉक्टर की तरफ से किसी अच्छी खबर का मुंतज़र था। दादा जान इसे सहारा देने के लिए उठकर इसके पास आ गए थे। उन्होंने बहुत नरमी से इसके कंधे पर हाथ रखा। दादा जान, मेरी जरशे। उन्हें देखते हुए वो जैसे कुछ कहने के अल्फाज तलाश करने लगा। इनका पोता तड़प रहा था। वो 26 साल का एक भरपूर आदमी अपनी मर्दानगी भुलाए एक आम सी लड़की के लिए रो रहा था, जो अपने काम का मुआवजा लेती है। वो इनके पोते के दिल की गहराइयों में इस हद तक उतर गई कि इनका पोता इस लड़की के बिना जीना भी नहीं चाहता था। वो इसे सहारा देते हुए अपने साथ वहीं रखे डेस्क पर बिठा चुके थे। अब्दुल्ला इसके लिए पानी लेकर आया था। मुकरेश इस आदमी के बारे में पता करने की कोशिश कर रहा था जिसने ये घटिया हरकत की थी। इनका कहना था कि जरशे की पैदाइश तो इनके यहाँ आने के बाद हुई है। वहाँ इनके ख़ानदान में भी ऐसा कोई दुश्मन नहीं है जो इनकी बेटी को मारना चाहे। इनके हिसाब से ऐसा कोई इंसान नहीं था जो जरशे का दुश्मन हो। जिसने ये हरकत की थी वो आदमी आखिर गायब कहाँ हो गया था। डॉक्टर बाहर निकले तो इनके चेहरे कुछ पुरस्कून थे। वो तेज़ी से डॉक्टर के पास आया और अब वो इसकी तरफ से किसी अच्छी खबर की उम्मीद रखता था। ऑपरेशन कामयाब हो चुका है। अब उनकी हालत खतरे से बाहर है, लेकिन फ़िलहाल उन्हें होश नहीं आया। उन्हें कुछ घंटों में होश आ जाएगा। इसके बाद आप लोग उनसे मिल सकते हैं, डॉक्टर ने खुशखबरी सुनाते हुए कहा था। सबने सुकून का सांस लिया था। मैं सिर्फ उसके पास बैठा रहूँगा। मैं उसे बिल्कुल तंग नहीं करूँगा, ना उसे हाथ लगाऊँगा। बस उसके पास बैठा रहूँगा। मुझे उसके पास बैठने की इजाज़त तो आप दे सकते हैं ना। उसकी आंखें शिद्दत जब से सुर्ख हो चुकी थी। ठीक है, अब उनके पास बैठ जाएं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि आपकी मौजूदगी उनके लिए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। दादा जान शनावर और अब्दुल्ला के साथ वहीं बाहर बैठ गए थे। वो जरशे से मोहब्बत करता था, इस बात का उसे अंदाज़ा था। वो तीनों बाहर बैठे हुए थे जब रज़ाक को वहाँ आते हुए देखा। इसका क्या काम था ये जरावर के अलावा और कोई नहीं जानता था, लेकिन इस वक्त इन्हें इस पर भी गुस्सा आ रहा था। कहाँ थे तुम रज़ाक? क्या तुम्हें पता है जरावर की बीवी पर जानलेवा हमला हुआ है और उसके पेट पर चाकू मार कर चला गया है कोई, और वो आदमी पता नहीं कहाँ गायब है। वो शर्मिंदगी से सर झुकाते हुए इनसे बोला था। इसका अंदाज़ काफ़ी पुरस्कार था। फ़िलहाल तुम्हारा बस एक ही काम है। मुकरेश इस आदमी को ढूंढने की कोशिश में लगा हुआ है जिसने जरशे पर जानलेवा हमला किया है, और हमारे पोते की बीवी पर जानलेवा हमला करने के पीछे की वजह जानकर हमें बताओ।
जी जनाब, ऐसा ही होगा। वो जर्शी के पास रखी कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसका नाजुक हाथ ज़रावर ने अपने हाथ में थाम रखा था, जिसको ड्रिप लगी हुई थी। उसके हाथ पर अपने लब रखता वो बार बार इसकी नाजुक उंगलियों के पोरों को अपने लबों से छू रहा था। कल रात उसने महसूस भी किया था जैसे उसकी जर्शी उससे दूर चली गई हो। हाँ, उसने कल रात ये चीज़ महसूस की थी। कल रात इस सोच ने उसे डरा दिया था। उसने इनकार किया था, वहाँ जाना भी नहीं चाहती थी। उसने सुबह इसे फ़ोर्स किया था, इसे अनाया को बोला था कि कैसे भी इसे मना ले। वो सिर्फ इसे अपनी आंखों के सामने देखना चाहता था। कितना थोड़ा सा वक्त था जिसने उसकी दुनिया हिला कर रख दी थी। और फिर कितनी ही देर यूं ही उसके बालों में उंगलियां चलाता रहा। जाग जाओ जर्शी, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तुम्हारा ज़रावर, मैं अधूरा हूँ, तुम्हारे बिना मर जाऊँगा। अपने ज़रावर को इम्तिहान में मत डालो। तुम्हारे मामले में मैं बहुत कमज़ोर हूँ। ये दिल तुम्हारे मामले में मेरी भी नहीं सुनता। प्लीज़ वापस आ जाओ, मैं मर जाऊँगा तुम्हारे बिना। इसकी आंख रात के न जाने कौन से पहर खुली थी जब उसने अपने हाथ इसके हाथ में मजबूती से कैद देखा। वो कुर्सी पर बैठा हुआ था, जबकि उसके हाथ को अपने हाथ में लिए वो इसी पर सर रखे शायद सो रहा था। जर्शी ने एक नज़र अस्पताल के इस कमरे को देखा जहाँ वो न जाने कितने वक्त से थी। उसके पेट में बहुत तकलीफ़ थी, लेकिन शायद इससे कम जो इस थोड़ी देर में उसने ज़रावर ने सही थी। बेहोश होने से पहले उसे बस इतना याद था कि ज़रावर उसके पास आया था और उसकी जान बचाने के लिए हाथ पैर मारने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जो सवाल सोचने वाला था वो ये था कि उसके साथ ये हरकत किसने की थी। ज़रावर तो ख्वाब में भी किसी के साथ कुछ बुरा नहीं कर सकता, तो फिर भला इसके साथ ये हरकत किसने की थी। अपनी बेपनाह चाहतों का इजहार करने में वो कभी भी हिचकिचाता नहीं था, लेकिन कल जब वो अपनी ज़िंदगी से दूर जा रही थी तब उस शख्स ने से पुकारा था, लौट आओ जर्शी, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊँगा। ज़रावर एक सेकंड में आंखें खोलता इसके चेहरे की तरफ देखने लगा, जहां वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ इसे देख रही थी। जर्शी, तुम ठीक हो ना? तुम्हें कहीं दर्द तो नहीं हो रहा? मैं डॉक्टर को बुलाऊं? मैं डॉक्टर को बुलाकर लाता हूँ। वो बेचैनी से उठा था। मैं ठीक हूँ, मेरे पास रहिए। वो इसे अपने पास रुकने के लिए जितनी हो सके उतनी मजबूती से इसका हाथ थामने की कोशिश कर रही थी, जिस पर जर्शी ने नफ़ी में सर हिला दिया। बाद में देख लेगा वो, पहले आप देख लें। उसने इसका हाथ थामते हुए इसे अपने पास आने का इशारा किया। आई एम सॉरी, मुझे तुम्हारा ज़बरदस्ती अपने साथ लेकर जाना ही नहीं चाहिए था। नहीं ज़रावर, आपकी कोई गलती नहीं है, ये तो किस्मत का लिखा था। ज़रावर ने बहुत बार कहा कि डॉक्टर से एक बार चेकअप करवा लो, लेकिन वो बस एक ही बात कह रही थी कि अब ये सारे काम बाद में होंगे। फ़िलहाल वो अपने शौहर के साथ वक्त गुजारना चाहती है। शिनावर अस्पताल से भी घर वापस आया था। कमरे में कदम रखा तो अनाया को खिड़की के पास खड़े मुसलसल रोते हुए देखा। रो रोकर उसकी आंखों में सूजी हुई थी। शनावर ने इसका चेहरा देखते हुए बेख्तियार इसे अपने हिसार में ले लिया। जर्शी कैसी है शनावर? वो ठीक तो है ना? कोई भी मुझे अपने साथ लेकर नहीं जा रहा, वो मुसलसल रोते हुए बोल रही थी। अनाया मेरी जान, ये क्या बचपना है? क्यों रो रही हो? क्या हो गया है तुम्हें? मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। इधर आओ, देखो मेरी जान, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसे होश आ चुका है और वो ठीक है। उसने सुबह मुकरिश से कहा था कि उसे जर्शी के पास जाना है, लेकिन मुकरिश ने सबको मना कर दिया है। तुम पहले रोना बंद करो, मैं कह तो रहा हूँ ना, सुबह होते ही तुम्हें अपने साथ ले जाऊँगा। वो इसे समझाते हुए बोल रहा था। अनाया के रोने में अब तक किसी तरह की कमी नहीं आ रही थी। बस अनाया, मैंने कहा ना हम सुबह चलेंगे। मुझे पता है आप भी नहीं लेकर जाएंगे। सब मुझे डांटते हैं, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, और जो प्यार करती है वहाँ अस्पताल में पड़ी है, कोई मुझे उससे मिलने नहीं दे रहा। नहीं मेरी जान, ऐसा नहीं है। सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं, वैसे अपने दिल में बदगुमानी नहीं लाते। सब तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। वो समझा रहा था। आप मुझसे प्यार करते हैं? वो इसके सीने से सर उठाती पूछने लगी। शिनावर के पास कहने को बहुत कुछ था, लेकिन वो एक लफ्ज़ के अलावा कुछ नहीं बोल पाया। बहुत तो फिर आप ले चले ना, उसने भीगी आंखों से कहा। मैं अपने वादे का पक्का हूँ, मैंने तुमसे वादा किया है ना। शिनावर ने अपना वादा पूरा किया था। सुबह होते ही वह इसे अपने साथ अस्पताल ले आया था। वो कितनी ही देर जर्शी के पास बैठी रही थी। जर्शी को मज़ीद 4-5 दिन अस्पताल में ही रुकना था। उसने बहुत कहा कि वो जर्शी के पास रुकेगी, लेकिन इस बात के लिए कोई भी नहीं माना था। लेकिन फिर ज़रावर ने खुद भी इन्हें वापस जाने के लिए कह दिया और उन्हें यकीन दिलाया कि अब वो बिल्कुल ठीक है। जबकि मुकरिश अभी तक उस आदमी के बारे में पता करने की कोशिश कर रहा था जिसने ये घटिया हरकत की थी। आज वो 4 दिन बाद जर्शी को वापस घर ले आया था। मुकरिश अब तक इस आदमी की तलाश में लगा हुआ था जिसका कोई नामो निशान भी न मिला था, जबकि बाकी सब घर वाले जर्शी की दिलजोई में लगे हुए थे। इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। ज़रावर तो लम्हे के लिए भी इससे अलग होने से तैयार न था। अनाइश का ज़्यादातर वक्त जर्शी के साथ ही गुजरता था। जर्शी घर वापस आ गई थी और अब वो ख़तरे से बाहर थी।
और इनके लिए इतना ही काफ़ी था। सबके मुताबिक ये कोई जर्शी या जाफ़र अकबर खान का दुश्मन था जो इनके साथ ऐसा कर रहा था, वरना शायद वो अब तक पकड़ा जा चुका होता। पुलिस मुसलसल इसकी तलाश में लगी हुई थी, लेकिन मस्जिद के बाहर किसी तरह का कोई CCTV कैमरा नहीं लगा था, वरना शायद अब तक पकड़ चुके होते उसे। लेकिन अनाया का कहना था कि वो इसका चेहरा देख चुकी है और अगर वो इसके सामने आया तो वो इसे पहचान लेगी। रात को तकरीबन 11:30 बजे के करीब मुकरिश घर वापस आया तो उसने ज़रावर को आज बहुत दिनों के बाद कमरे से बाहर देखा था। मुकरिश इसी की तरफ चला गया और दूसरी तरफ चेहरा फेर खड़ा था। नहीं, तुम बस इतना करो जितना मैं तुमसे कह रहा हूँ, बाकी सब कुछ मैं खुद ही देख लूँगा। मैं आज रात की हवेली से निकलने की कोशिश करता हूँ। नहीं, वो आदमी मेरा मुजरिम है, उसे मैं सज़ा दूँगा। वो बोलता हुआ पीछे अपने किसी को महसूस करके तेज़ी से पलटा था। मुकरिश इसके पीछे ही खड़ा था। न जाने उसने इसकी बात सुनी थी या नहीं। जर्शी कैसी है, उसने सवाल पूछा। जबकि ज़रावर फ़ोन बंद करता जेब में डालता उसने इस बात में सर हिलाया। वो ठीक है। कहाँ मसरूफ़ रहते हो आजकल, पूरा दिन घर पर मिलते ही नहीं हो। ज़रावर वही रखी कुर्सी पर बैठते हुए से पूछने लगा। इस आदमी के बारे में पता करने की कोशिश कर रहा हूँ, उसे आसानी से तो छोड़ूंगा नहीं। मुकरिश, ये तुम कौन से फजूल कामों में लग गए हो। जर्शी अब ठीक है, खतरे से बाहर है, हमारे साथ है। तुम क्यों इस आदमी के पीछे अपनी ज़िंदगी के खूबसूरत दिन बर्बाद कर रही हो। तुम्हें इस वक्त अनाइश का ख्याल रखना चाहिए, इसके साथ रहना चाहिए, इसे खुश रखना चाहिए। वो आदमी भाग गया, कहीं गायब हो गया तो दफ़ा करो उसे, अपनी फैमिली पर गौर करो। मुझे कमरे में ना देखकर परेशान होगी। वो कुर्सी से उठते हुए उससे कहने लगा। उसकी बीवी पर जानलेवा हमला हुआ था। हरगिज़ नहीं। ज़रावर इतनी बड़ी बात को इस तरह से नज़रअंदाज कैसे कर सकता था, उसे समझ ना आया। मुकरिश को नींद नहीं आ रही थी। अनाइश सोने के बाद वो खिड़की पर खड़ा था जब उसे ज़रावर की गाड़ी के स्टार्ट होने की आवाज़ सुनाई दी। इतनी रात को वो कहाँ जा रहा था, इस सोच के आते ही उसने सबसे पहले वक्त की तरफ देखा। इस वक्त रात के 2 बज रहे थे। वो खुद भी बाहर जाने लगा। उसे अब तक ज़रावर की वो सारी बातें हजम नहीं हुई थी जो थोड़ी देर पहले वो करके कमरे में गया था। तो ज़रावर शाह, जब तुमने खुद इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं किया तो मुकरिश शाह कैसे कर दे। मैं जानता हूँ ये बात इतनी छोटी नहीं कि तुम इसे भूल कर आगे बढ़ सको। वो इस यकीन के साथ गाड़ी की चाबी लेकर कमरे से बाहर आया था कि ज़रावर इसी सिलसिले में कहीं बाहर निकला है, लेकिन बाहर आते ही उसने शनावर को घर के दरवाजे पर खड़ा देखा। वो भी काफ़ी कंफ्यूज लग रहा था। तुम भी कहीं जा रहे हो क्या, उसने मुकरिश को देखकर पूछा था। क्यों, कोई और भी गया है क्या, उसने मुस्कुराकर कहा था। शायद वो ज़रावर इस बारे में कुछ जानता था। हाँ, मैंने ज़रावर को कहीं जाते देखा है। वो इस वक्त कहाँ जा सकता है। मुझे लगता है कि वो जो आदमी गायब हुआ है ना, गायब नहीं हुआ बल्कि इसने गायब किया है। नहीं यार, मुझे घूरो मत, मैं अपने भाई पर शक नहीं कर रहा, बस बता रहा हूँ। वो जर्शी को लेकर इतना लापरवाह हरगिज़ नहीं है। मुझसे अभी तक ये सारी बातें हजम नहीं हो रही। वो लोग ज़रावर से काफ़ी दूर थे। वो इसकी गाड़ी से ज़रा हट के इसका पीछा कर रहे थे ताकि इसे बिल्कुल शक ना हो। ज़रावर की गाड़ी एक बहुत ही पुरअसरार जगह पर रुक गई थी। यहाँ दूर दूर तक सिर्फ एक कच्ची बस्ती थी जो वीरान लग रही थी। दूर दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें आ रही थी। मुकरिश ने अपनी गाड़ी की लाइट्स ऑफ कर दी ताकि इसे इन पर बिल्कुल भी शक ना हो। वो गाड़ी से निकलता हुआ मोबाइल की लाइट ऑन करके तेज़ी से इस कच्ची बस्ती की तरफ चला गया। वो दोनों भी गाड़ी वहीं पर रोकते हुए इसके पीछे आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाने लगे। वो तेज़ी से आगे जा रहा था। शायद इसे यकीन था कि पीछे कोई भी नहीं है और ना ही कोई इसके पीछे आएगा। वो सीधा इस मकाम पर जा रुका था जहाँ पर रुकना चाहता था। उसने एक कच्चे से मकान का दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हो गया। इसका खास आदमी रज़ाक भी वहीं पर मौजूद था। मुकरिश, ये कौन सी जगह है और ज़रावर यहाँ क्यों आया है। ये तो रज़ाक है ना, इसका बड़ी गाड़ी, क्या ये रज़ाक का घर है। वो मुकरिश से पूछने लगा। ये तो अब वहाँ जाकर ही पता चलेगा। छोड़ दो मुझे, प्लीज़ छोड़ो, खुदा के लिए छोड़ दो मुझे, माफ़ कर दो, मैं आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा, खुदा के लिए। वो दोनों जैसे जैसे इसके कच्चे मकान के करीब आ रहे थे उन्हें अंदर से चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। वो कौन था इसे बिल्कुल भी पता नहीं था, लेकिन इसे ज़रूर ज़रावर या रज़ाक में से कोई मार रहा था। यकीनन ये वही इंसान हो सकता है जिसने वो घटिया हरकत की थी। मुकरिश तेज़ी से अंदर की तरफ आ रहा था। छोटे से कमरे में एक छोटी सी लाइट रोशन थी। वो आदमी कुर्सी पर बंधा हुआ बहुत बुरी तरह रो रहा था, जबकि उसके सामने ज़रावर और दूसरी कुर्सी पर बैठा हुआ था। दोनों आहिस्ता आहिस्ता से अपना आप से छुपाते हुए अंदर दाखिल कमरे होते के दरवाजे के पास आए थे। मैं इसे जानता हूँ, मुकरिश, ये मुक़्ज़म का दोस्त आकिब है, शनावर ने इसे देखकर सरगोशी नुमा आवाज़ में कहा था। इसकी बहन नादिया एक ज़माने में इसके लिए घर से भागने को भी तैयार थी। हाँ, ये वही आदमी था, लेकिन इसकी ज़रावर के साथ क्या दुश्मनी थी। लेकिन ज़रावर इसे क्यों गवाह किया है। क्या ये वो आदमी था। नहीं, वो कोई बूढ़ा आदमी था, आराम आराम से चल रहा था, लेकिन जब वो भागा तब वो कोई बड़ा आदमी नहीं लग रहा था। ये वही हो सकता है। देख, तेरे नसीब में मेरी माफ़ी नहीं है। बस मुझे ये बता कि तुमने मेरी जर्शे को क्यों मारा, क्या दुश्मनी है इस मासूम सी लड़की के साथ तेरी।
बता, तूने उसे चोट पहुँचाने की हिम्मत कैसे की? तेरे दिमाग में ये ख्याल भी आया कैसे कि तू ज़ोरावर शाह की बीवी की जान खतरे में डालेगा और वो तेरी जान बख्श देगा? नहीं बच्चे, वो तुझे जहन्नम रसीद करेगा सीधा। अब तू अपने आखिरी चंद लम्हात गिन ले। बोल, क्यों की तूने ऐसी हरकत? लेकिन ज़ोरावर इस पर तरस खाने का बिल्कुल इरादा नहीं रखता था। वो दोनों तो बाहर खड़े ये सोच रहे थे कि इसके हाथ बंधे हैं, लेकिन इसकी हरकत करने पर उन्हें महसूस हो गया कि इसके दोनों हाथ खुले हैं। लेकिन वो अपना बचाव क्यों नहीं कर रहा, ये बात इन दोनों को समझ नहीं आई थी। लेकिन जो बात समझ में आई थी वो ये थी कि यही आदमी था जिसने जर्शी पर हमला किया था। मैं तुम्हें बता चुका हूँ, मैंने तुम्हारी बीवी पर हमला नहीं किया था, बल्कि मैंने तो शनावर की बीवी पर हमला किया था। न जाने तुम्हारी बीवी कैसे बीच में आ गई। मैं वहाँ शनावर की या फिर मुगज़म की बीवी का कत्ल करने के लिए गया था। मुझे नहीं पता था कि वो लड़की तुम्हारी बीवी है। प्लीज़ मुझे छोड़ दो। वो चिल्लाते हुए इससे माफ़ी मांग रहा था। कभी वो हाथ उठाकर जोड़ने की कोशिश करता। इसकी बात मुकम्मल सुनने के बाद शनावर गुस्से से अपने आपे से बाहर हो चुका था। ये घटिया आदमी मेरी बीवी को मारने आया था। इसकी आवाज़ तेज़ होने लगी। मैंने सुना है शनावर, हमें सब्र करना होगा ताकि हमें पता चल सके कि इसने ऐसा क्यों किया है। वो इसे समझा रहा था। लगता है तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है, और यकीन कर, मुझे ये बात जानने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है कि तूने ये हरकत क्यों की। तूने की, तेरे लिए तेरी यही गलती तेरी मौत की वजह बनेगी। ज़ोरावर उससे कह रहा था। मैं सब कुछ बताता हूँ, प्लीज़ मुझे मारो मत। मैं सब कुछ बताता हूँ। मुझे मुगज़म और शनावर से नफ़रत थी, ख़ासकर मुगज़म शाह से। उसकी खुददारी से नफ़रत थी। इतने अमीर कबीर ख़ानदान का आदमी था। वो एक मामूली सी नौकरी करता था, और वो नौकरी इतनी ईमानदारी से करता था कि किसी तरह की कोई बेईमानी वो बर्दाश्त ही नहीं कर सकता था। हमारी दोस्ती कॉलेज में हुई थी। वो अमीर था, उसके पास बहुत पैसा था, और शुरू में वो बहुत पैसा उड़ाता भी था। मैं उसके सामने अपनी गरीबी का रोना धोना करता और उससे बहुत सारे पैसे निकलवाता था। अपने ख़ानदान की दौलत जायदाद ठुकराकर मेरे साथ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर की नौकरी करने लगा। अपनी ऐशो इशरत की ज़िंदगी छोड़कर वो प्रोफेसर की तनख्वाह पर ज़िंदगी गुजारने को तैयार हो गया। मुझे यकीन हो गया कि यह आदमी मुझे कुछ नहीं दे सकता, तो मैंने इसके कज़न शनावर के पीछे अपनी बहन को लगा दिया। मुझे लगा था कि वो मेरी बहन की खूबसूरती पर मर मिटेगा और भागकर इससे शादी कर लेगा, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। मैंने प्लान बनाया जिसके तहत मैंने अपनी बहन को घर से भागने के लिए कहा। मैंने वहीं जाकर इसे पकड़ने का ड्रामा किया, बल्कि उल्टा ही हो गया। जहाँ पर शनावर की शादी होने वाली थी, वहाँ नादिया को बेचकर इसकी होने वाली दुल्हन को ये कह दिया कि शनावर इससे मोहब्बत करता था। लेकिन मेरा वो प्लान बुरी तरह से फेल हो गया। फिर मुझे पता चल गया कि मैं शायद कभी दौलत नहीं कमा सकता, इसलिए मैंने यूनिवर्सिटी के पेपर्स में जोल करना शुरू कर दिया। मैं ये जान चुका था मुगज़म अपना घर छोड़ चुका है। मैंने यूनिवर्सिटी से पेपर लीक किया तो मुगज़म को ये बात पता चल गई। मैंने उससे कहा कि मैं आधे पैसे दूंगा, लेकिन उसने मेरी बात मानने के बजाय मुझे यूनिवर्सिटी से धक्के मारकर निकलवा दिया। खुद इस कमीने को अमीर होना नहीं था, मुझे इसने अमीर होने नहीं दिया। इसके बाद मेरे ख़िलाफ़ कुछ और सबूत यूनिवर्सिटी से निकले, जिसकी वजह से मुझे 3 साल कैद हो गई, और अब मुझे दोबारा किसी की यूनिवर्सिटी में नौकरी नहीं मिल सकती, बल्कि मैं किसी भी अच्छी जगह नौकरी नहीं कर सकता। सिर्फ इस मुगज़म की वजह से मेरा सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया। और शनावर की बीवी को इसलिए मारना चाहता था क्योंकि अगर वो नहीं होती तो शायद इसकी जगह मेरी बहन होती। इस दिन आकर मेरे सामने मुगज़म या शनावर में से किसी की भी बीवी होती तो मैं उसे जान से मार देता। लेकिन मेरी किस्मत ही ख़राब है, वो तुम्हारी बीवी थी। लेकिन मेरा इरादा तुम्हारी बीवी को कत्ल करना हरगिज़ नहीं था। वो दोनों मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने की वजह थे। मैं उन्हें बर्बाद कर देना चाहता था। अब वो कुर्सी पर बैठा अपने लहजे में मुगज़म और शनावर से बेपनाह नफ़रत का इजहार करते हुए बोल रहा था। ज़ोरावर इसे मार मार कर थक चुका था, लेकिन अब तक वो इसका कचूमर बनाने में मसरूफ़ था। तुम लोग क्या वहाँ सिर्फ जासूसी करने के लिए आए हो? अंदर दफ़ा हो और इस आदमी का सुरमा बना दो। ये मेरी बीवी को मारने नहीं आया था, तुम्हारी बीवी और हमारी भाभी को मारने आया था। वो दोनों इनको मुखातिब कर रहा था। वो छुपने की कोशिश कर रहे थे। इसकी आवाज़ सुनकर गहरा सांस लेते अंदर कदम रख चुके थे। इसे कैसे पता चला था कि वो दोनों यहाँ मौजूद थे? दोनों ने नहीं पूछा था। वो समझ चुके थे कि ज़ोरावर इतना मासूम नहीं है जितना वो सबके सामने होता है। मैं इस कमीने की हड्डियाँ तोड़ दूंगा। हिम्मत कैसे हुई मेरी अनाया पर हमला करने के बारे में सोचने की? तू पहले दिन से ही कमीना था, और ये बात मैंने मुगज़म को बहुत दफ़ा बताई। ये इसकी गलत फहमी थी। वो सिर्फ अपने आप को ही घर के बाहर का बदमाश समझता था। ये वो भूल गया था कि ज़ोरावर की रगों में भी वही का खून है जो उसकी रगों में है। अरे यार, मर जाएगा। वो मुकरश ने शनावर को पागल होते देख इसे पीछे हटाया था, लेकिन शनावर पीछे हटना नहीं चाहता था। वो इसकी अनाया को मारने आया था, इसके मासूम सी शरारती बीवी को मारने आया था। इस मासूम सी लड़की को न जाने क्यों हर कोई इसका दुश्मन बना हुआ था, और यही बात तो शनावर से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। भाड़ में गई तेरी सियासत।
अगर तू सियासत के बिल बोते पर बच सकता है तो हम तेरे भाई, हमें भी कुछ नहीं होगा, तू हमें बचा लेगा। शनावर ज़रूर से मार। इसने शनावर को मज़ीद जोश दिलाया था, जिस पर शनावर और भी ज़्यादा ज़ोर से इसे मारने लगा। इसकी हालत बहुत बिगड़ती जा रही थी। नहीं चाहता था कि वो दोनों किसी भी बड़ी मुसीबत में फंसे। हम पुलिस से राब्ता करते हैं, वो इसे इसके अंजाम तक पहुंचाएगी। मुकरश ने इन दोनों को एक साइड पर करते हुए रज़ाक से कहा था, जो शायद ज़रावर के हुक्म का कलाम था। फ़ौरन सर झुका या उसने गुस्से से इसको घूरा था। ये सियासत है मेरी जान, मेरा नाम कहीं पर भी आ गया तो मैं आसानी से निकल जाऊंगा, लेकिन तुम लोग फंस सकते हो, वे ने समझाते हुए बोला था। दिमाग ख़राब हो गया है तुम्हारा? ठीक है, जैसा तू कहेगा मैं वही होगा, लेकिन मेरी एक बात का जवाब दे। अगर यहाँ पर आज जर्शे की बजाय अनाइश पर हमला हुआ होता तो क्या तब भी तू यही कहता? मैं जानता हूँ जर्शे से तेरा कोई लेना देना नहीं है, वो ना ही तेरे करीब रही है और ना ही तू उसे इतना जानता है, लेकिन मेरे लिए वो मेरी ज़िंदगी है, मेरे जीने की वजह है। उसे छूने वाले को मैं दूसरी सांस न लेने दूँ, और ये शख्स मेरे साथ ज़िंदा बैठा है तो मेरी तकलीफ़ का अंदाज़ा लगा मुकरश। वो गुस्से से देखते हुए बोला। हाँ, अगर जर्शे की जगह अनाइश होती तो शायद इस शख्स का हाल इससे भी बदतर होता। मुकरश लाजवाब हो गया, कुर्सी पर बैठ गया। जैसे कह रहा हो, जो करना है करो मेरी बला से। और फिर जैसे उसकी तरफ से इजाज़त मिलते ही उन्होंने वही किया जो वो इन्हें करना चाहता था। वो लोग खामोशी से घर वापस आ चुके थे। बिना किसी से भी मिले वो अपने अपने कमरे में चले गए थे। इस बात का दोबारा जिक्र ना करने का वादा वो एक दूसरे से करके घर आए थे। ये बात यहीं पर ख़त्म हो चुकी थी, ये केस यहीं पर तमाम हो चुका था। दादा जान ने सबको नाश्ते पर इकट्ठा होने के लिए कहा था। उन्होंने कोई ज़रूरी बात करनी थी। दादा जान घर में फिर से खुशियाँ चाहते थे। वो सब ये जानने के लिए काफ़ी ज़्यादा मुतजस्सिस थे। अगले महीने से इलेक्शन शुरू होने वाले थे, तो मुकरश के पास सिर्फ यही कुछ दिन थे अपनी ज़िंदगी खुलकर एंजॉय करने के। सो अब वो कुछ बुरा नहीं चाहता था। सुबह होते ही वो सब लोग टेबल पर हाजिर थे जब दादा जान ने अपनी बात शुरू की। हम चाहते हैं कि इसी महीने के अंदर अंदर अब्दुल्ला की शादी कर दें, जैसा कि फ़ैसला पहले हो चुका है, तो रिश्ता ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन हम यही चाहते हैं कि अब्दुल्ला की शादी वहाँ ही हो जहाँ वो चाहता है। दादा जान की बात सुनते हुए सभी इन्हें देखने लगे थे। क्या मतलब है? आप लोग अभी तक इसी रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं? वो सब लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे थे कि अनाया बोल उठी। हाँ बेटा, हम समझ सकते हैं कि यमुना ने जो किया है वो गलत है, लेकिन मुझे यकीन है कि आहिस्ता आहिस्ता वो संभल जाएगी। बिल्कुल भी नहीं, हरगिज़ नहीं, ऐसा नहीं होगा। बस वो यमुना चुड़ैल हमारे घर में हरगिज़ नहीं आएगी। अनाया नाराज़ हो रही थी। अनाया, हम तुम्हारी बात को समझ रहे हैं, लेकिन क्या तुम्हारी नज़र में अब्दुल्ला की पसंद की कोई अहमियत नहीं रखती? अब्दुल्ला जो मुंह खोले इनको सुन रहा था, इनके सवाल पर आंखें फाड़े इन्हें देखने लगा। इसने कब किसी से कहा था कि इसे यमुना पसंद है, वो भी शादी के लिए? जो भी हुआ था वो सब चाची बेगम की वजह से हुआ था। चाची बेगम अपनी मर्ज़ी से अपनी भतीजी को यहाँ लाई थी, तो इसका मतलब है कि वो इससे ही शादी करवाना चाहती थी। इसके सामने इसकी शादी की प्लानिंग चल रही थी, और वो जानता तक नहीं था कि वो यमुना नामी लड़की से मोहब्बत करता है, बल्कि इसके इश्क में गोडे गोडे डूब चुका है कि इसकी शादी के लिए इसकी पुरानी सारी गलती माफ़ कर देगा। अब्दुल्ला जो मुँह खोले सुन रहा था। बाबा ये क्या हो रहा है? मेरी शादी यमुना के साथ, ऐसा कैसे मुमकिन है? वो परेशानी से बोला। हाँ, तो तुमने ही तब इस रिश्ते के लिए हामी भरी थी। वो इसकी शक्ल देखते हुए कहने लगे। मैंने कब यमुना से शादी के लिए हामी भरी, और मैंने कब कहा कि मुझे इस रिश्ते पर कोई एतराज़ नहीं है? क्या कर रहे हो तुम अब्दुल्ला? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। जब तुमसे मामू की बेटी के लिए पूछा तो तब तुमने बहुत आजिज़ी से जवाब दिया था कि तुम्हें शर्मो हया वाली लड़की चाहिए, और तुम्हें मामू की बेटी से शादी पर एतराज़ नहीं। तो तुम्हारी इस बात का ये मतलब निकलता है कि तुम यमुना को पसंद करते हो, इससे शादी करना चाहते हो। बस तुम्हारी माँ ने मुझे इस तरह से ट्रेन किया था, और वो वही सब कुछ कर रही थी, और इंशाल्लाह वो तुम्हारे लिए बेहतरीन साबित होगी। तुम अब पुरानी बातें दिल से निकाल दो। बाबा जान उसे प्यार से समझाते हुए कमरे से चले गए थे, जब वो समझ ही नहीं पा रहा था कि वो सबको कैसे बताए कि वो यमुना से हरगिज़ मोहब्बत नहीं करता। अगला दिन शुरू होते ही वो सब लोग रिश्ता लेकर जाने की तैयारियां कर रहे थे। अब्दुल्ला बेचैनी से पहलू बदल रहा था। ये इसकी ज़िंदगी में क्या होने जा रहा था, वो खुद भी कुछ समझ नहीं पा रहा था। एक ऐसी लड़की के साथ उसकी शादी की बात चल रही थी जिसे पसंद करना तो दूर की बात, उसे दूसरी बार देखना भी नहीं चाहता था। उसकी लटकी हुई शक्ल अनाइश से देखी नहीं जा रही थी, तो उसने इस बात का करने का सोचा और इसके कमरे में आ गई। बाबा जान नीचे बुला रहे हैं, हमें चलना है। वो इसके कमरे में कदम रखते हुए कहने लगी। ये क्या बात हुई? पहले खुद ही एक अजीब व गरीब किस्म की मखलूक को पसंद कर लिया शादी के लिए, अब आपको उस रिश्ते से इनकार है?
आशी मुझे बचा लो, मेरे साथ जुल्म हो रहा है। मेरी गुड़िया तुम कुछ करो, तुम दादा जान से कहो कि मैं ये शादी नहीं कर सकता। इस डायन को मैं सारी ज़िंदगी किस तरह से अपने साथ रखूँगा, तरस खाओ मुझ पर। ऐसी बात है तो बाबा जान के सामने एक्स्ट्रा फर्माबरदार बनने की क्या ज़रूरत थी, तभी कह देते ना। यही तो मेरी गलती है, शर्म हया के बजाय सीधा हया का नाम लेना चाहिए था। सोचा था घुमा फिरा कर बात करूँगा तो बाबा जान मेरी बात को समझ जाएंगे, लेकिन नहीं, वो मेरी किसी बात को नहीं समझे। वो परेशानी से सर आकर बैठ गया था, जबकि अनाइश हैरानगी से उसे देख रही थी। फैसल मामू की बेटी है हया, वो तड़प उठा था। शट अप, लड़की एहतराम से बात करो, तुम्हारी होने वाली भाभी है और यमुना जैसी नहीं है, वो बहुत प्यारी है। वो तड़प उठा था हया की तारीफ कर। अच्छा तो ये बताओ, ये बात है, दिल गुर्दे जिगर फेफड़े सब कुछ हया के साथ लगा कर बैठे थे और शादी के लिए यमुना को हाँ कर दी। अरे यार मैंने कुछ नहीं किया, और इन दोनों में से शर्मो हया वाली कौन है, ये पहचानना हमारे घर वालों के लिए मुश्किल नहीं था। लेकिन मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि मेरे बाबा इतने मासूम हैं। खुद तो वो दोबारा दुल्हा बने हैं और मुझे एक बार दुल्हा बना रहे हैं, वो भी इस यमुना का। हरगिज़ नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। उन्होंने सिर्फ मामू फैसल की बेटी का कहा था और मैंने कहा कि वो सिर्फ वही लड़की जो दोनों में से शर्मो हया वाली लड़की है। आप परेशान मत हो, अभी सब कुछ ठीक होगा। फ़िलहाल चलते हैं ना, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। वह इसका हाथ पकड़कर इसे अपने साथ बाहर चलने के लिए कह रही थी, जबकि वो बहुत परेशान हो चुका था। ओके तो गाइस, अब दे हमें इजाज़त। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये नावल बहुत पसंद आया होगा। और अब जो हमारा नेक्स्ट नावल है थर्ड, वो है जन्नत के पत्ते। वो मैं आपके लिए अब अपलोड करूँगी, तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो अब दे हमें इजाज़त, और हमें कमेंट में बताएं अगर आपने कोई नावल रीड करवाना है तो हम वो भी कर देंगे। तो ओके, अल्लाह हाफिज़।